नमस्कार बच्चों, जय हिंद। आप लोगों का वापस से हार्दिक स्वागत है मोशन के अगले अध्याय में। पिछले दो लेक्चर्स में हमने साइमल्टेनियस मोशन को ऑब्जर्व किया और वेक्टर्स के रिप्रेजेंटेशन को डिस्कवर किया नेचर से। फिर हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स को भी देखा। अब बारी आती है कि हम प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स को एनालाइज करें। लेकिन यहां पर हम लोग क्या करते हैं, एक गलती कर बैठते हैं कि हम इस चीज को स्टडी करते हैं एक प्रक्रिया के तौर पे कि यदि आपके प्रोडक्ट दो प्रकार के होते हैं, डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट, तो डॉट प्रोडक्ट करना है तो आपको ये करना होगा और क्रॉस प्रोडक्ट करना है तो आपको वो करना होगा। और इस वजह से हम एक बेहतर कम्युनिकेशन कुदरत से नहीं बना पाते हैं। जबकि सच्चाई ये है कि इंसान चीजों को नेचर में ऑब्जर्व करता गया और उस ऑब्जर्वेशन के दौरान उसने कुछ नई चीजों को डिस्कवर किया। उस डिस्कवरी की वजह से हमने देखा कि वेक्टर्स दो प्रक्रियाओं में प्रोडक्ट हो रहे हैं और वो दो प्रक्रियाएं क्या हैं, वो जो जब हमने उसे खोज लिया तो हमने इनका नामकरण किया कि इस प्रकार से यदि हम प्रोडक्ट करेंगे तो इसको ये कहेंगे, उस प्रकार से करेंगे तो उसको वो कहेंगे। इस तरह से नामकरण हुआ था। बिना खोज के यदि हम किसी भी चीज की प्रक्रिया को याद कर ले तो वो बस एंड रिजल्ट को याद करने जैसा होता है, जर्नी नहीं होती है। और हमें ज्ञान कौन देता है? हमें ज्ञान वो जर्नी देती है, क्योंकि एंड रिजल्ट हमारी लाइफ में कोई योगदान नहीं देगा। हमारी लाइफ में हमें खोजना कौन सिखाएगा, हमें सोचना कौन सिखाएगा, हमें ऐसी चीजें बनाना कौन सिखाएगा जो कि आज तक नहीं बनी है? वो होगी वो जर्नी का एक्सपीरियंस। तो उसी चीज को अब हमें एक्सप्लोर करना है, जो कि क्रोनोलॉजी में इस तरीके से आया कि इंसान ने जब मोशन को एनालाइज किया, वो थोड़ा आगे बढ़ा और आगे बढ़ने के बाद उसने देखा कि मोशन को ऑल्टर अगर कोई चीज करता है तो वो फोर्स करता है, जो कि हम इसके बाद वाले चैप्टर में यानी फोर्स वाले चैप्टर में स्टडी करेंगे। फोर्स की वजह से एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होता है, जिसकी वजह से रफ्तार में परिवर्तन आता है। और ये चीज आप प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हो न्यूटन के 3 नियमों के तौर पे। तो उन्हीं नियमों में से पहला नियम ये कहता है कि कोई भी चीज अगर किसी रफ्तार से चल रही है तो वो अपनी रफ्तार को नहीं बदलेगी जब तक उस पर फोर्स ना लगे, या यदि वो रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगा जब तक उस पर फोर्स ना लगे। तो फोर्स के जरिए यहां पर जो आपका मोमेंटम कह लो, जो मास इंटू वेलोसिटी होता है, उसमें परिवर्तन आता है। तो मोशन को ऑल्टर कौन कर सकता है? फोर्स ऑल्टर करता है। फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़े इतिहास के अंदर, हम लोग आगे बढ़े फोर्स का ज्ञान लेने के बाद हमने वर्क के बारे में जाना। अब यही इतिहास हम लोग समझेंगे। दो चीजें जो कि अभी और राइट ऑर्डर में थोड़े टाइम बाद आएगी, बट हम लोग 10th ग्रेड की लेवल तक की या फिर हम ऑब्जर्वेशन के जरिए चीजों को एक बेसिक तौर पे समझेंगे। दो चीजों को, जो कि होगा आपका वर्क एंड टॉर्क। इसके फॉर्मूले इंपॉर्टेंट नहीं है, इनकी समझ इंपॉर्टेंट है। इन चीजों की समझ को जब हम समझ लेंगे ना, तो उसके बाद हम यहां पे खुद डिस्कवर करेंगे इन प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स को कि ये क्यों दो प्रकार के होते हैं और कैसे होते हैं। तो इंसान खोजता गया अपनी क्यूरियोसिटी की वजह से। जितना ज्ञान उसके पास था उसके जरिए उसने नेचर से बात करी और उस बात के जरिए नेचर ने उसको ज्ञान प्रदान किया। तो अब हम लोग जानते हैं वर्क के बारे में। तो वर्क को अगर हम यहां पर एक और वर्क में भी हम गलती करते हैं, हम सोचते हैं कि फिजिक्स का वर्क और रियल लाइफ का वर्क अलग अलग होता है, बल्कि ये दोनों सेम होते हैं। अब कैसे, वो अभी आप खुद जान जाओगे। तो देखो, एक काम करने को हम लोग क्या मानेंगे, हम लोग आम जिंदगी की बात करें। फिजिक्स का वर्क अलग होता है ये सब ना सोच के हम एक आम जिंदगी के वर्क को कंसिडर करें। फॉर एग्जाम्पल कि आपने मुझे कहा कि इस बॉडी को इस जगह से मूव करके इस जगह तक ले आओ। ठीक है, जो टास्क है वो ये है कि ये बॉडी यहां से यहां तक मूव करके आ जानी चाहिए। ये एक टास्क है। अब यदि मैं इस बॉडी को यहां से यहां लाना चाहता हूं तो वर्क करने के लिए मुझे किस चीज की आवश्यकता होगी? एक मोशन को प्रोड्यूस करने के लिए मुझे चाहिए फोर्स। बिना फोर्स के क्या मैं ये काम कर पाऊंगा? खुद ही सोचो, क्या बिना फोर्स के मैं ये काम कर पाऊंगा? ये बॉक्स यहीं का यहीं पड़ा हुआ है, मैं इस पे कोई फोर्स अप्लाई नहीं कर रहा हूं, क्या ये अपने आप चल के जाएगा? नहीं चल के जाएगा। अब दूसरी बात आती है कि यदि एक बॉक्स है, बहुत भारी बॉक्स है, एक इंसानी क्षमता के हिसाब से बात करते हैं, बहुत भारी बॉक्स है, लेकिन उसको हमें मूव करवाना है एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन तक। ठीक है, मैं उसको खींच रहा हूं, पूरी ताकत लगा रहा हूं, जितनी ताकत मेरे पास है मैंने सारी ताकत झोंक दी, लेकिन वो बिल्कुल भी हिला नहीं। तो क्या आम जिंदगी में हम ये कहेंगे कि ये वर्क हुआ? हम कहेंगे कि यार ये तो वही का वही है, टास्क तो पूरा हुआ ही नहीं। यानी कि आम जिंदगी में भी वर्क आपके डिस्प्लेसमेंट पर डिपेंड करता है। यस, यदि हम उसको मूव ही नहीं करा पाए तो इसका मतलब हमने काम नहीं किया है। तो यहां से एक चीज और देखने को मिलती है कि वर्क आपका डिस्प्लेसमेंट पर डिपेंड करेगा। अब देखो, अब जो आम जिंदगी में हम बात करेंगे ना, गणित के माध्यम से भी वही बात पोट्रे होनी चाहिए, तब हम उसका समीकरण खोज लेंगे। तो वर्क को करने के लिए फोर्स की आवश्यकता है और डिस्प्लेसमेंट की आवश्यकता है। और यदि डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ तो वर्क भी कंसिडर नहीं किया जाएगा। आपने कूली को अपना बैग दिया, लेकिन कूली बड़ा कमजोर निकला, उससे वो बैग उठा ही नहीं, वो लेके ही नहीं जा पाया। बट कूली ने कहा कि मैंने तो भाई पूरी मेहनत करी है इसको उठाने में, पर ये तो बहुत भारी है, मेरे बस की बात नहीं है ये चीज करना। क्या पता वो बैग इतना भारी हो कि उसके लिए 3 कूली लग जाए, तो एक कूली से काम नहीं हुआ।
तो इस केस में क्या और कूली आपसे कहे कि मैंने तो काम किया पर काम हुआ नहीं, या फिर ये कहे कि मैंने तो कोशिश करी, तो आप इसको वर्क मानो, क्या आप मानोगे? नहीं मानोगे। वो कोशिश इंपॉर्टेंट नहीं है, यानी कि सिर्फ फोर्स लगाना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसका उस डेस्टिनेशन तक पहुंचना इंपॉर्टेंट है। तो ये है आम जिंदगी का वर्क, ठीक है। और यही है फिजिक्स का भी वर्क। ये फिजिक्स का वर्क बोलना ना अपने आप में गलत धारणाएं पैदा करता है दिमाग के अंदर। तो वर्क मतलब जो आम जिंदगी, क्योंकि ये जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या फिर हम कहें साइंस, ये हम अपनी कॉमन लाइफ को ही स्टडी कर रहे हैं। फिजिक्स का वर्क कुछ अलग नहीं होता, इसके लिए किसी दूसरे आयाम में जाके कोई अलग वर्क नहीं करते हैं। आम जिंदगी में जो कर रहे हो वही वर्क होता है यहां पर। तो भैया वर्क के लिए फोर्स और डिस्प्लेसमेंट नेसेसरी है। जितना ज्यादा फोर्स लगाओगे उतना ज्यादा काम कर सकते हो। ऑब्वियसली अगर एक भारी बक्सा है, मैं कम ताकत लगाऊंगा तो मेरा काम धीरे धीरे होगा, मान लेते हैं कम ताकत में भी हिल रहा है, लेकिन ज्यादा तेजी से अगर मैं ताकत लगाऊंगा तो वो जल्दी होना स्टार्ट हो जाएगा। यानी काम एक क्वांटिटी की तरह है कि इतना काम आपको करना है, अब उतना काम करने में मुझे कितना वक्त लग रहा है। जैसे कि यदि मुझे 10 जूल का काम करना है और मैंने फोर्स कम लगाया है, तो मेरा काम जो हो रहा है वो प्रति सेकंड धीमे धीमे हो रहा है, और इसी को पावर बोलते हैं। कितनी रफ्तार से आप काम कर सकते हो उसको पावर बोलते हैं। तो वो धीमे धीमे काम हो रहा है। या फिर मैंने 10 जूल का वर्क करना है बट मैंने थोड़ा ही फोर्स लगाया, थोड़ा ही डिस्प्लेसमेंट किया, तो 2 जूल का वर्क हुआ, ठीक है। तो साधारण भाषा में या आम जिंदगी में यदि हम देखें, जितना ज्यादा हम फोर्स लगाएंगे उतना ज्यादा हमारा वर्क होगा, क्योंकि जितना ज्यादा फोर्स लगाएंगे हम उसको उतना दूर तक डिस्प्लेस कर पाएंगे कम समय के अंदर, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट ये तो हमारी डेस्टिनेशन है कि यहां तक पहुंचाओगे तभी काम होगा। तो फोर्स जो वर्क है आपका वो प्रोपोर्शनल है फोर्स के, एंड वर्क जो है वो प्रोपोर्शनल है डिस्प्लेसमेंट के। जितना ज्यादा फोर्स उतना ज्यादा वर्क, जितनी ज्यादा डिस्प्लेसमेंट उतना ज्यादा वर्क। तो इस प्रोपोर्शनैलिटी के हिसाब से वर्क बनता है मेरा फोर्स प्लस डिस्प्लेसमेंट या फिर फोर्स टाइम्स डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि प्रोपोर्शनैलिटी में ये दो चीजें आती हैं। अब जैसा कि मैंने कहा कि ये मैथमेटिकल समीकरण वही पोर्ट्रे करना चाहिए जो आम जिंदगी में आप देख रहे हो, जो इस कुदरत में आप ऑब्जर्व कर रहे हो। तो यदि ऑब्जर्व किया जाए तो क्या देखने को मिलता है कि मैंने फोर्स अप्लाई किया लेकिन वो डिस्प्लेस नहीं हुआ, तो रियल लाइफ में मैंने क्या बोला कि वर्क जीरो कंसिडर किया जाएगा, क्योंकि हम भी यही मानते हैं। तो वर्क तो हुआ नहीं। तो यदि वर्क नहीं हुआ तो यहां पर आपका डिस्प्लेसमेंट यदि जीरो है, डिस्प्लेसमेंट यदि जीरो है तो वर्क जीरो आना चाहिए, लेकिन एफ प्लस डी में वो जीरो नहीं आएगा, बल्कि उसका जवाब आएगा एफ, यानी कि ये नॉट इक्वल टू जीरो है। तो किसी एक पैरामीटर पे भी यदि ये काम नहीं कर रहा है, ठीक है, तो ये समीकरण यहां पर क्या हो जाता है? गलत हो जाता है। यानी कि ये वो पोर्ट्रे नहीं कर पा रहा है जो हम रियल लाइफ में वर्क को देख रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए ये वर्क का समीकरण यहां क्या हो जाता है? कैंसल आउट हो जाता है। अब बात करते हैं इसकी। यदि वर्क का एक समीकरण मल्टीप्लीकेशन में है तो डिस्प्लेसमेंट जीरो होने पर ये जीरो जवाब देगा, क्योंकि जीरो मल्टीप्लाई एनीथिंग इज जीरो। और यदि फोर्स आपका जीरो है, ठीक है, तो वो कौन सा केस होगा? कोई बॉडी अपने आप जा रही है, ठीक है, तो वर्क अगर कोई कर रहा है तो वो पर्टिकुलर इंसान कर रहा होगा या कोई चीज उस पर वर्क करेगी, ठीक है। यदि वो अपने आप जा रहा है तो क्या आपने फोर्स लगाया है उस पर? नहीं। तो क्या ये आपका वर्क कंसिडर होगा? बिल्कुल नहीं। जो मूव करा रहा है वो उसका वर्क कंसिडर होगा, या फिर वो कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है तो उस पर कोई वर्क हो ही नहीं रहा है। तो इसलिए यदि फोर्स जीरो तो वर्क जीरो, यदि डिस्प्लेसमेंट जीरो तो वर्क जीरो। और ये चीज वास्तविकता में जो दिख रही है उसको ये समीकरण खूबहू वैसा का वैसा बता रहा है। इसका मतलब वर्क का जो समीकरण हमें निकल कर आया वो निकल कर आया वर्क इज इक्वल टू एफ मल्टीप्लाई डी। अब बात ये आती है कि हम डी की जगह एस लिख देते हैं, ठीक है, एस लिख देते हैं क्योंकि डी तो हम लोग डेरिवेटिव में भी यूज करते हैं ना, इसलिए एस लिख दिया, एस फॉर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब हमें एक बात पता चली, हमने जब वर्क का समीकरण खोजा और जो हम अभी तक खोजते आए थे, तो हमें एक चीज देखने को मिली, ये बात कि फोर्स जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, और जो डिस्प्लेसमेंट है वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। और मजेदार बात ये है कि वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है। ध्यान से सुनना, वर्क क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है। अब कहानी में बड़ा ही मजा आना स्टार्ट होगा कि हुआ क्या कि हमने वर्क को खोजा और हम इतिहास में मोशन को स्टडी कर चुके हैं। फोर्स के बारे में हम जानते हैं कि जिस दिशा में आप फोर्स लगाओगे, दूसरा नियम जो न्यूटन सर ने खोजा था उसके अनुसार जिस दिशा में फोर्स लगाओगे एक्सीलरेशन भी उसी दिशा में होगा, यानी कि फोर्स जो है वो डायरेक्शन डिपेंडेंट है। इस वजह से फोर्स एक वेक्टर बन जाता है, ठीक है। डिटेल में हम लोग फोर्स वाले चैप्टर में जानेंगे ही, लेकिन ये तो हमने प्रीवियस क्लास का जो ज्ञान लिया है उससे भी हमें समझ आ जाता है। और डिस्प्लेसमेंट वो तो दिशा निर्धारित है, तो वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। लेकिन मजेदार बात ये है कि यहां पर वर्क जो है दो वेक्टर क्वांटिटीज का प्रोडक्ट निकल कर आ रहा है। तो ध्यान से देखना, अब गणित में नई चीजें जानने को मिल रही हैं कि वर्क जो है दो वेक्टर क्वांटिटीज का प्रोडक्ट निकल कर आ रहा है। और इतिहास में इंसानों ने पहली बार प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स को रियल लाइफ में एक्सपीरियंस किया, ठीक है। जो समीकरण खोजा वो दो वेक्टर क्वांटिटीज का निकल कर आया और यहां पर क्या देखने को मिल रहा है? प्रोडक्ट, ठीक है। अब ये चीज इंसानों ने देखी तो यहां पे देखा कि हाँ भैया वेक्टर्स के प्रोडक्ट भी होते हैं, तो अब हमें प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स को भी स्टडी करना चाहिए। लेकिन मजेदार बात ये थी कि जो आउटपुट था ना वो एक स्केलर था,
वो क्या था, एक स्केलर था। अब कैसे स्केलर निकला? यदि मैं वर्क के बारे में बात करूं और आम जिंदगी की बात करें तो वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है। वो ऐसा नहीं होता है कि आपको मैंने एक बॉक्स दिया, बोला यहां से वहां तक लेकर जाओ, ठीक है, फिर मैंने बोला कि वहां से यहां तक लेकर आओ, और आप कहो, और फिर मैं कहूं कि आपका काम तो जीरो है क्योंकि जहां से शुरू किया आप तो वहीं आ गए, ठीक है, जितना गए उतना आए, कैंसल आउट हो गया नहीं, ठीक है। इसी वजह से डिस्प्लेसमेंट अपने आप में एक इंपॉर्टेंट चीज बनती है स्टडी करने के लिए, जो कि हम करेंगे ही, ठीक है। तो वर्क में क्या है कि आपने जितनी मेहनत वहां यहां से वहां ले जाने में करी वो आपने काउंट किया, और फिर जितनी मेहनत वहां से यहां लाने में किया वो आपने काउंट किया। मान लेते जाने में 10 जूल की मेहनत लगी, आने में भी 10 जूल की मेहनत लगी, तो 10 और 10 यहां कैंसिल नहीं हुए कि दिशा विपरीत थी, बल्कि ऐड हुए एक स्केलर की तरह। क्यों? क्योंकि भैया 10 जूल की मेहनत जाने में, 10 जूल की मेहनत आने में, तो टोटल मेहनत मेरी 20 जूल है, तो वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है। अब यहां पे एक इंटरेस्टिंग चीज हमें देखने को मिली कि भैया दो वेक्टर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं और रिजल्ट एक स्केलर दे रहे हैं। तो ये एक डिस्कवरी थी, ठीक है, कि हमने पहली बार क्या देखा कि प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, ठीक है, हमने पहली बार देखा कि प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स प्रोड्यूसिंग स्केलर रिजल्ट, ठीक है। यहां पर दिशा की कोई जरूरत पड़ ही नहीं रही है, क्योंकि भैया जो हमें मिल रहा है वो सिर्फ और सिर्फ मात्र एक क्वांटिटी है। तो ये एक ऑब्जर्वेशन है एंड एक डिस्कवरी है। अब इंसान समय के साथ आगे बढ़ा और फिर उसने देखा टॉर्क को, ठीक है, फिर उसने, मतलब टॉर्क को नहीं बोलेंगे, उसने स्टडी करना स्टार्ट किया रोटेशन को। किसको स्टार्ट किया? रोटेशन को, कि चीजें रोटेट कैसे होती हैं, और इस रोटेशन में उनको जानने को मिला टॉर्क के बारे में। अब टॉर्क क्या होता है, तो थोड़ा बहुत अगर इसके बारे में हम जाने तो समझ के लिए, तो वो ये है कि जो फोर्स होता है ना, वो मोशन, वो ट्रांसलेशनल मोशन, पोजीशन को बदलने वाला मोशन प्रोड्यूस करता है। वेरस टॉर्क जो होता है ना, वो चीजों को रोटेट करवाता है। टॉर्क जो होता है वो रोटेशनल मोशन प्रोड्यूस करता है। तो इसी रोटेशनल मोशन को स्टडी करना हमने स्टार्ट किया। अब यहां पर जब हम लोग इस रोटेशनल मोशन को स्टडी कर रहे थे तो हमें समझ आया कि मान लेते हैं हमारे पास एक दरवाजा है। दरवाजे से बेस्ट एग्जांपल क्या हो सकता है, क्योंकि अपने घर में बैठे बैठे हम दरवाजे को स्टडी कर सकते हैं। तो इस दरवाजे पे यदि मैं हिंज पॉइंट को देखूं, ये रहा मेरा हिंज पॉइंट जिसके अराउंड दरवाजा रोटेट होगा, तो यदि मैं इस दरवाजे पे फोर्स लगाऊं ऐसे, तो ये दरवाजा रोटेट होगा। और ऑब्जर्व करो, बस आपको जानने को मिलेगा, यदि मैं एकदम एंड पॉइंट पे, यानी कि जहां हिंजेस हैं वहां पर फोर्स लगाऊं तो दरवाजा रोटेट नहीं होगा। थोड़ा सा आगे फोर्स लगाऊं तो दरवाजा रोटेट होगा, लेकिन मेरे को फोर्स बहुत लगाना पड़ेगा, मुझे फोर्स बहुत ज्यादा लगाना पड़ेगा। लेकिन जैसे जैसे मैं दूर जाऊंगा दरवाजे को खोलना मेरे लिए आसान हो जाता है। और यहीं से एक बात समझ आती है कि इस चीज को हमने नाम दिया टॉर्क, जो रोटेशन प्रोड्यूस करता है। तो टॉर्क जो है उसको प्रोड्यूस करने के लिए मुझे रेडियस की जरूरत है, और रेडियस वेक्टर की जरूरत है, ठीक है, क्योंकि जो पोजीशन होता है वो एक वेक्टर होता है, और यहां पर क्योंकि वो पोजीशन रेडियस की तरह पोर्ट्रे हो रहा है, इसलिए हमने इसको नाम दे दिया रेडियस वेक्टर, ठीक है। तो जितना ज्यादा मैग्नीट्यूड आपके रेडियस वेक्टर का होगा उतना ज्यादा आपका टॉर्क होगा। तो टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू रेडियस, ठीक है, अभी के लिए रेडियस ही बोल लो, ठीक है। और टॉर्क के बारे में देखें तो जितना ज्यादा फोर्स लगाओगे आप उतना तेजी से ये रोटेट होगा। तो टॉर्क इज ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू फोर्स। अब वही वाली बात कि यार ये दोनों जो चीज हैं, ठीक है, इन दोनों के प्रोपोर्शनल आ रहा है टॉर्क, तो टॉर्क हो सकता है आर प्लस एफ, या फिर टॉर्क हो सकता है आर मल्टीप्लाई एफ, ठीक है। अब इसमें देखें, अगर रेडियस की वैल्यू जीरो है, ठीक है, रेडियस की वैल्यू जीरो है और फोर्स की वैल्यू जीरो नहीं है, तो क्या ये दरवाजा घूमेगा? बिल्कुल नहीं घूमेगा। यानी वास्तविकता में जो नजर आ रहा है उसके हिसाब से इसका जवाब जीरो आना चाहिए, बट इस केस में वो वैल्यू एफ के बराबर आएगी, यानी कि ये समीकरण यहां पर गलत हो जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं आर और एफ की। यदि रेडियस जीरो है तो दरवाजा नहीं घूमेगा, मतलब टॉर्क जीरो है। यदि फोर्स जीरो है तो बिना फोर्स लगाए दरवाजा घुमा सकते हो, चाहे रेडियस की वैल्यू कितनी ले लो, नहीं कर सकते हो। तो यहां पे वास्तविकता इस समीकरण के जरिए हूबहू वैसी नजर आ रही है जैसी हमने नेचर में देखी है, तो यह समीकरण यहां पर सही हो जाता है। अब जो रेडियस है वो एक लाइन ऑफ रेफरेंस से लिया गया एक पोजीशन वेक्टर है और कुछ नहीं। तो रेडियस यहां पर एक वेक्टर है और फोर्स एक वेक्टर होता है। हमें एक और प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर देखने को मिला, अब यहां पर कहानी में आता है एक नया ट्विस्ट, नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे कहानी में एक नया एडिशन होता है कि हमने दो जगहों पर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स को देखा। पहली बार देखा तो हमें यहां पर क्या कहते हैं, एक चीज देखने को मिली कि दो वेक्टर्स प्रोडक्ट हो रहे हैं। जो वर्क में हमने देखा, अब तो रब हो गया है, वर्क में देखा तो वो स्केलर रिजल्ट प्रोड्यूस कर रहा था। अब हमने इसको देखना स्टार्ट किया कि यार यहां पर भी क्या वेक्टर का, अभी हमारे जहन में इतिहास के हिसाब से क्या चलेगा, इतिहास के हिसाब से आप खुद सोचो, यदि आपने अभी तक जो देखा उसको दिमाग में प्रोसेस करोगे तो आपके ब्रेन में आएगा कि यार यदि दो वेक्टर्स को प्रोडक्ट किया जाता है तो स्केलर रिजल्ट आता है, क्योंकि जानकारी अभी तक हमारे पास इतनी है, ठीक है, हमारा ब्रेन वही प्रोसेस कर सकता है जो इंफॉर्मेशन उसके पास अवेलेबल है। तो क्या आर वेक्टर और एफ वेक्टर का प्रोडक्ट क्या ये भी स्केलर है? तो हमने सोचा कि दरवाजे पे ना फोर्स लगाते हैं, ठीक है,
तो मैंने इधर से फोर्स लगाया और मेरा एक दोस्त है उसने ऑपोजिट साइड से फोर्स लगाया, जिसको मैं दरवाजे को, अभी मैं ये फ्रंट व्यू से देख रहा हूं, अब मैं यहां टॉप व्यू से देखता हूं, अब मैं क्या करता हूं, टॉप व्यू से देखता हूं, तो मुझे दरवाजा कुछ इस तरह से नजर आएगा। ठीक है, मैंने फोर्स लगाया, ये है फोर्स 1, और मेरे दोस्त ने फोर्स लगाया F2, ध्यान से देखना F2। अब मेजरमेंट करनी है तो आपको क्या चाहिए, रेफरेंस लाइंस। ठीक है, जो इससे हम क्या, जिसका हम लोग क्या बना सकते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, तो हम यहां क्या करते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस बनाते हैं। ये दिशा ले ली मैंने एक्स एक्सिस, ठीक है, ये दिशा ले ली मैंने वाई एक्सिस, और अब क्योंकि ये थ्री डायमेंशनल है तो हम यहां पर जेड एक्सिस, जो कि बोर्ड के बाहर निकल रही है, बस जो बोर्ड के बाहर निकल रही है वो आपकी जेड एक्सिस है। ठीक है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस, आपकी तरफ जो रेखा जा रही है पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव जेड एक्सिस, और जो बोर्ड के अंदर जा रही है नेगेटिव जेड, नेगेटिव वाई, नेगेटिव एक्स। ठीक है, नेगेटिव वाई, नेगेटिव एक्स, जेड को आपको इमेजिनेशन में रखना है। ठीक है, अब देखो होगा क्या, यदि ये स्केलर होगा, यदि ये स्केलर होगा तो मेरा टॉर्क और मेरे दोस्त का टॉर्क ये दोनों ऐड हो जाएंगे, काम खत्म। लेकिन यहां पर हम क्या देखने को मिलता है कि हमें ये देखने को मिलता है, और ये जो चीज हम पढ़ने जा रहे हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आप लोगों के लिए, क्योंकि इसकी वजह से बहुत से रटने वाली चीजें आपकी डिलीट हो जाएंगी आपकी लाइफ से, इसलिए इसको बड़े ध्यान से ऑब्जर्व करना। ठीक है, तो ये रहा मेरा दरवाजा, दरवाजा दिख नहीं रहा है, दरवाजे को थोड़ा सा बोल्ड कर देते हैं। ठीक है, ये रहा मेरा दरवाजा। ठीक है, अब ये है मेरा रेडियस वेक्टर, ओरिजिन से यहां तक की जो लेंथ है एक्चुअली में पोजीशन वेक्टर है, बट क्योंकि रोटेट कर रहा है इसलिए हम इसको रेडियस वेक्टर बोल रहे हैं। ठीक है, रेडियस वेक्टर। अब जो मेरा टॉर्क है, मेरा टॉर्क निकालते हैं। मेरा टॉर्क क्या है, F1 फोर्स के साथ है। ठीक है, तो मेरा टॉर्क जो है वो टॉर्क 1 है, वो है RF1। ठीक है, RF1। ठीक है, मेरे दोस्त का जो टॉर्क है वो है RF2, क्योंकि यही समीकरण हमने खोजा है। लेकिन अब यहां पर जो चीज देखने को मिल रही है वो ये है कि क्या हो, ऑब्जर्व करो मल्टीपल पैरामीटर्स के साथ, क्या हो यदि F1 और F2 जो नेट टॉर्क है उस चीज को हम देखते हैं, उस चीज को हम देखते हैं, तो हमने कहा, हमने अपने प्रीवियस नॉलेज के बेसिस पे कहा, किस पे, प्रीवियस नॉलेज के बेसिस पे कहा कि अभी के लिए हम इसको स्केलर मानते हैं। ठीक है, तो नेट टॉर्क जो है वो है τ1 प्लस τ2, क्योंकि यही ऑब्जर्वेशन हमारे ब्रेन में अभी तक है, तो ये बन जाएगा RF1 प्लस RF2। ठीक है, देखो होता क्या है ना, हम इंसान के पास कोई ब्रह्म ज्ञान नहीं है, अपने आप ज्ञान नहीं आता है। हम क्या करते हैं, जो ज्ञान हमारे पास है उसके जरिए ही कुदरत से बात करते हैं। यदि हमने सही चीज लगाई है तो वो एप्लीकेबल होगी, नहीं लगाई है तो कुदरत हमें उसमें फॉल्स रिजल्ट दिखाना शुरू कर देगा, और फिर हम अपने आप, हमें कुदरत सही कर देता है। यही है विज्ञान। ठीक है, तो हमने अपनी जो नॉलेज है, जो अभी तक हमने खोजी है कि दो वेक्टर्स को प्रोडक्ट करने से स्केलर रिजल्ट आता है, वही चीज हमने करी कि मेरा टॉर्क जितना मैंने किया वो RF1 के बराबर है, क्योंकि भैया टॉर्क तो R और F के बराबर आ रहा है, और मेरे दोस्त ने जितना किया वो RF2 के बराबर आ रहा है। ठीक है, तो हमने क्या किया, ऐड कर दिया। चलो, अब हमने ऐड किया और वास्तविकता को ऑब्जर्व किया, और ये चीज तो आप लोगों ने अपने घर में करी होगी कि भैया एक आदमी दरवाजा बंद करना चाह रहा है, एक खोलना चाह रहा है। ये वाला गेम तो घर में बहुत बार हुआ होगा। ठीक है, कहीं ना कहीं, कभी ना कभी, किसी ना किसी ने ये गेम खेला ही होता है। ठीक है, किसी ना किसी कारण की वजह से। तो अब इसमें हुआ क्या कि यदि टॉर्क की वजह से रोटेशन प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है, तो यदि F1 और F2 दोनों बराबर फोर्स लग रहे हैं, तो वास्तविकता में क्या दिख रहा है, वास्तविकता में क्या दिख रहा है कि दरवाजा तो वहीं का वहीं रह जाएगा। तो वास्तविकता में इसका जवाब आना चाहिए 0। लेकिन हमारी प्रीवियस नॉलेज के हिसाब से भैया इनको तो हमने स्केलर की तरह ऐड कर दिया है, और ना ही इंडिविजुअली ये 0 है, ना ही इंडिविजुअली ये 0 है, तो क्या इसका जवाब 0 के बराबर आया? बिल्कुल नहीं आया। तो यहां पे एक बात समझ आई कि भैया ये स्केलर तो नहीं दिख रहा है। अब कहानी में एक और चीज निकल कर आई कि प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स प्रोड्यूसिंग स्केलर रिजल्ट, लेकिन ये एक सिचुएशन है। ठीक है, तो अब यहां पे हम अपग्रेड हुए, नेचर से बात करी, प्रीवियस नॉलेज के जरिए नेचर ने हमको अपडेट किया कि प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स ऑल्सो प्रोड्यूस वेक्टर रिजल्ट, वेक्टर रिजल्ट। ठीक है, या फिर अभी हम कहें नॉन स्केलर रिजल्ट। ठीक है, नॉन स्केलर रिजल्ट को ही आप वेक्टर ही बोल सकते हो। ठीक है, नॉन स्केलर रिजल्ट भी प्रोड्यूस करता है। अब नेचर ने हमको एक अपॉर्चुनिटी दी, ये प्रॉब्लम नहीं है, ये अपॉर्चुनिटी है कि भैया जानो, यहां पर आप समझो कि भैया एक केस में तो आपको स्केलर दिख रहा है, बट यहां पे ये नॉन स्केलर है, तो जरा इसको समझो। और अब इसकी समझ के साथ हमारी बहुत समझ बढ़ने वाली है, जिसमें बहुत सी चीजों को हमें रटना नहीं होगा। तो ये आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आ जाता है। इवन ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर जो अभी इसकी जानकारी के बाद हम सीखेंगे, उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है। तो अब क्या बात आती है कि भैया नॉन स्केलर रिजल्ट तो प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, स्केलर की तरह ये ऐड नहीं हो रहा है। इसका मतलब अगर स्केलर की तरह ऐड नहीं हो रहा है तो ये नॉन स्केलर होगा। ओके, ठीक है, स्केलर हमेशा पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, तो ये रहा पॉजिटिव, तो पॉजिटिव नंबर और पॉजिटिव नंबर को ऐड करके 0 नहीं ला सकते हैं, बट वास्तविकता में ये 0 आ रहे हैं। तो अब हम करते हैं इसको एनालाइज कि यदि ये दोनों के दोनों बराबर हैं और 0 आ रहे हैं, यदि F1 और F2 की वैल्यू 0 है, तो इनमें से इसका रियल मीनिंग क्या ही निकलेगा। तो जो वास्तविकता में दिख रहा है उस पर फोकस करें, तो हमें यहां पर हम कह सकते हैं कि नेट टॉर्क आपका 0 है, और यहां पर F1 और F2 आपका इक्वल है, और ये तभी 0 हो सकता है जब RF1
और RF2 ये दोनों आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाएं। क्या हो जाएं? सब्ट्रैक्ट हो जाएं। ध्यान से देखना, सब्ट्रैक्ट हो जाएं। इसी परिस्थिति में ये 0 आ सकता है क्योंकि F1 और F2 यहां पर इक्वल हैं। ओके, अगर F1 आपका F2 से बड़ा होगा, ठीक है, यानी कि दो दोस्त हैं, मैं और मेरा दोस्त, ठीक है, यदि उसने ज्यादा ताकत लगा दी, उसने ज्यादा फोर्स लगा दी मेरे मुकाबले, नहीं F1 ज्यादा है ना, मैंने ज्यादा ताकत लगा दी उसके मुकाबले, तो क्या होगा? तो आपको दरवाजा इधर रोटेट होता हुआ नजर आएगा। मैंने ज्यादा फोर्स लगाया उसके मुकाबले, तो दरवाजा इधर रोटेट होता हुआ नजर आएगा। वास्तविकता को देखो, इस केस में ये वाला केस हो गया और इसका वाला केस ले, तो RF1 और RF2 विल बी ग्रेटर देन 0, ठीक है, ग्रेटर देन 0 ये हुआ। लेकिन अब बात ये आती है कि यदि इसका फोर्स, इसका जो टॉर्क है, माफ करना, इसका जो टॉर्क है, ठीक है, ये स्केलर होता तब तो उसे और तेजी से रोटेट करना चाहिए था, क्योंकि टॉर्क तो हमने खोजा ही है रोटेशन के लिए, ठीक है, लेकिन ये रोटेशन बहुत धीमे हो रही है। अगर मेरा फोर्स मार्जिनली, ऑब्जर्व करो, मार्जिनली थोड़ा सा ज्यादा है तो दरवाजा बहुत धीरे धीरे रोटेट होगा, लेकिन बहुत ज्यादा है, ठीक है। फॉर एग्जांपल ऐसा समझो कि यहां एक 30 साल का आदमी फोर्स लगा रहा है और यहां पे एक 5 साल का बच्चा फोर्स लगा रहा है, तो उस केस में क्या होगा? बच्चे की जो ताकत होगी वो कम होगी, ठीक है, तो बहुत तेजी से दरवाजा खुलेगा, यानी F1 जो है वो F2 से बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो टॉर्क है ये इस टॉर्क को अपोज कर रहा है, ठीक है। ऑब्वियसली यहां पर भी वही बात हुई ना, बराबर अपोजिशन दिया तो शून्य हो गया, तो यहां पे थोड़ा अपोज कर रहा है, तो इसका मतलब जो ये बेशक ग्रेटर देन 0 होगा, बट यहां पर अगेन ये सब्ट्रैक्ट ही हो रहा है क्योंकि ये घट रहा है। ध्यान से सुनना, घट रहा है, ठीक है। और यदि F1 लेस देन होगा F2 से, तो यहां पे RF1 और RF2, ठीक है, इसकी वैल्यू क्या होगी? अभी के लिए हम कहते हैं कि भैया वो ग्रेटर देन 0 होगी, लेकिन फिर हम वास्तविकता को ऑब्जर्व करते हैं और हम देखते हैं कि अगर F2 ज्यादा हुआ F1 से, तो ये दरवाजा इधर रोटेट ना होकर इधर रोटेट होगा। ध्यान से देखना, किधर रोटेट होगा? उल्टा रोटेट करेगा। तो अब वास्तविकता को देखो, ठीक है, इसको देखो और इसको देखो तो समझ आएगा कि भैया ये दोनों परिस्थितियां सेम नहीं है। यहां ग्रेटर देन 0 आ रहा है तो वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। वेरस इस परिस्थिति में जब F2 ज्यादा है F1 से, उस केस में ये क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है। और जरा समझना इस बात को कि अब F1 और F2 को इंडिविजुअली देखो, अकेला F1, F2 को भूल जाओ, अकेला F1 क्या करेगा? एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करा रहा है, और अकेला F2 F1 को भूल जाओ, क्लॉकवाइज रोटेट कराने की कोशिश कर रहा है, और ये दोनों घट रहे हैं, ठीक है, ये दोनों एक दूसरे को कैंसल आउट कर रही हैं, यानी कि इनका जो एक एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज है, ये एक दिशा की तरह काम कर रहा है, डायरेक्शन की तरह काम कर रहा है। तो इसका मतलब अगर F1 को अभी के लिए मैंने अगर प्लस लिया है और RF2 को अगर मैं देखूं तो वो तो क्लॉकवाइज रोटेशन करा रहा है, तो यदि वो माइनस है तो इस केस में RF1 जो है वो प्लस रखूंगा मैं और RF2 को मैं माइनस रखूंगा, इधर के ऑब्जर्वेशन से इधर ज्ञान लूंगा, ठीक है। तो ये वैल्यू लेस देन 0 आएगी। ध्यान से देखना, लेस देन 0 आएगी, और ये ऑब्जर्वेशन बेहद इंपॉर्टेंट है, इसलिए एक बार और बोलते हैं। वास्तविकता को देखो, यदि दोनों बराबर हैं, ठीक है, और सिर्फ F1 को देखूं तो वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करा रहा है, सिर्फ F2 को देखूं तो वो क्लॉकवाइज रोटेट करा रहा है। यदि F1 F2 बराबर है तो रिजल्ट क्या आ रहा है? वास्तविकता में 0 आ रहा है, यानी कि ये तभी पॉसिबल है जब ये दोनों वैल्यूज एक दूसरे को काट के नेग्लेक्ट कर दें, ठीक है। तो भैया एक जगह माइनस लगा दिया, ओके। दूसरा केस लिया, F1 आपका F2 से बड़ा है, तो ये किधर रोटेट करेगा? एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, ओके। अब F1 जो है ऐसे घुमा रहा है, F2 जो है ऐसे घुमा रहा है, ठीक है, तो ये उसको काटने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। यदि F2 नहीं होता तो बड़े प्यार से इधर घूमता, F2 है तभी तो अपोजिशन मिल रहा है, और अपोजिशन मिल रहा है यानी कि ये घटा रहा है, ठीक है, इसलिए ये वैल्यू ग्रेटर देन 0 ले ली। तो यहां पर एक चीज देखने को मिली कि हमने इस दिशा में अभी के लिए प्लस ले रखा है, ठीक है, वैल्यू जो आ रही है पॉजिटिव आ रही है। तो उसी मैथमेटिक्स को हम यूज करते हैं अगली लाइन में और देखते हैं कि जब F2 F1 से बड़ा होगा तो F1 तो इधर घुमाना चाहेगा और F2 इधर घुमाना चाहेगा, लेकिन ये घूमेगा किधर? क्योंकि F2 ज्यादा है तो इधर घूमेगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेगा, ठीक है। और F1 अपोज कर रहा है, RF1 F2 जो है वो अपोज कर रहा है RF1 को, और ये उल्टा घूम रहा है, तो यहां पर ये वैल्यू लेस देन 0 आएगी बेस्ड ऑन प्रीवियस ऑब्जर्वेशन। तो इससे एक बात समझ आती है, ध्यान से समझना, इससे एक बात समझ आती है कि आप ट्रक के एक प्लेटफॉर्म पे खड़े हो, आप पॉजिटिव डायरेक्शन में 2 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से आगे जा रहे हो, तो 1 सेकंड में आप ट्रक में तो 2 मीटर आगे चले गए, लेकिन ट्रक 5 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से पीछे जा रहा है, तो एक्चुअली में आप 3 मीटर पीछे चले गए हो। क्या ये स्केलर एडिशन दिख रहा है आपको या एक वेक्टर एडिशन की तरह दिख रहा है? जरा सोचो, क्या ये एक स्केलर एडिशन की तरह है या वेक्टर एडिशन की तरह है? अब यहां पर देखो वैल्यूज बेशक ज्यादा हैं, ठीक है, वैल्यूज बेशक ज्यादा हैं, लेकिन यहां पे देखो वैल्यू नेगेटिव आ रहा है, और नेगेटिव, पॉजिटिव और इक्वल टू 0 को जरा वापस से ऑब्जर्व करो कि भैया ग्रेटर देन 0 एंटी क्लॉकवाइज, मान लेते हैं हम एंटी क्लॉकवाइज को प्लस डायरेक्शन लेते हैं और क्लॉकवाइज को नेगेटिव डायरेक्शन लेते हैं अभी के लिए, जस्ट फॉर अजम्पशन, ताकि हम इस चीज को वेरिफिकेशन कर सकें। तो वो अजम्पशन के साथ पूरा का पूरा मैच कर रहा है कि यदि RF1 RF2 से बड़ा है तो वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, यानी कि पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। तो यदि हम इसको सही मानते हैं तो उसका विपरीत केस में नेगेटिव रिजल्ट आना चाहिए।
तब वो सही होगा। इसको हम लोग है ना मैथमेटिक्स में एक चैप्टर कट गया है, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ इंडक्शन, इसको इंडक्शन की प्रक्रिया बोलते हैं कि एक चीज को आप सही मानते हो तो दूसरी चीज उसी के अनुसार अगर देखोगे और वो उसी की तरह बिहेव करती हुई नजर आई तो इसका मतलब आपको एक प्रूफ मिल गया है, ठीक है। तो ये चैप्टर आपके सिलेबस से कट गया, बट हम पढ़ेंगे जरूर, ठीक है। तो मैंने इसको एक बार के लिए वेक्टर की तरह कंसिडर किया कि ये एक वेक्टर है जो कि अभी डायरेक्शन हमें नहीं समझ आ रही है, ठीक है, लेकिन आर एफ वन एंटी क्लॉकवाइज को मैं पॉजिटिव लेता हूं, क्लॉकवाइज को मैं नेगेटिव लेता हूं, तो इसका जवाब ग्रेटर देन 0 आया है। तो जो दूसरी परिस्थिति मैं लूंगा F2 आपका F1 से बड़ा है, उस केस में ये नेगेटिव आना चाहिए, ठीक है। तो यहां पर मैंने अज्यूम किया और यहां पे मैंने टेस्ट किया, तो अब देखो RF1 की वैल्यू ऑब्वियसली RF2 से छोटी होगी, ठीक है, और इसकी दिशाएं मैंने इंडक्शन के तहत निर्धारित कर दिया कि ये प्लस है ये माइनस है। तो RF1 क्या है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन करा रहा है, RF2 क्या है, क्लॉकवाइज रोटेशन करा रहा है, तो इसकी वैल्यू पॉजिटिव, इसकी वैल्यू नेगेटिव। एज अ वेक्टर की तरह मैंने इसे ट्रीट किया तो जवाब मेरा नेगेटिव आया, और ओवरऑल तो ये नेट रिजल्ट तो आपका क्लॉकवाइज ही होगा ना, तो जवाब लेस देन 0 आया। यानी कि यहां पर ये चीज नजर आ रही है कि एक वेक्टर की तरह बिहेव कर रहा है। ध्यान से सुनो, वेक्टर की तरह बिहेव कर रहा है, लेकिन वेक्टर के अंदर ना एक सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है डायरेक्शन, ठीक है, डायरेक्शन। और इंसानों ने पहली बार एक नए तरह से डायरेक्शन को देखना स्टार्ट किया, क्योंकि यहां पर ये दरवाजा, ठीक है ना, एक्स में मतलब एक्स वाई प्लेन में तो मूव कर रहा है, लेकिन इसकी डायरेक्शन क्या दूं मैं, क्योंकि ये कंफ्यूजिंग बात है, ठीक है। देखो बात को समझना, अब बड़ी गहरी बात आती है, ठीक है, और ये लंबे समय की सोच है, ये एक दिन का नहीं कि बस आधा घंटा कोई मेडिटेट किया और सोच निकाल दी, ठीक है। यहां पर एक बात तो हमें क्लियरली देखने को मिल रही है कि भैया यहां पर ये जो टॉर्क है ना, ये एक स्केलर नहीं है, ये एक स्केलर नहीं है, ये बल्कि एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। ये बात तो हमें क्लियर समझ आ रही है, क्योंकि ये एक वेक्टर में जो जो सेम एक्सिस पे वेक्टर्स होते हैं ना, उनकी तरह ऐड और सब्ट्रैक्ट हो रहा है, ना कि स्केलर की तरह। वर्क में क्या था, इधर वर्क करो, उधर वर्क करो, इधर वर्क करो, उधर वर्क करो, क्या फर्क पड़ता है, सारे वर्क ऐड हो जाएंगे। स्केलर में ये हो रहा है, लेकिन वेक्टर में क्या हो रहा है, यदि इधर वर्क किया, सॉरी वर्क क्या रहा, इधर टॉर्क दिया और इधर टॉर्क दिया, तो ये दोनों ऐड नहीं होंगे। अगर इधर 5 का टॉर्क दिया और इधर 3 का टॉर्क दिया तो नेट टॉर्क आपका 2 का आ रहा है। यदि इधर 5 का दिया और इधर 5 का दिया तो नेट टॉर्क 0 आ रहा है। वास्तविकता में वही तो दिख रहा है। तो अब टॉर्क एक वेक्टर की तरह बिहेव कर रहा है, लेकिन एक वेक्टर को चाहिए क्या, डायरेक्शन चाहिए। वेक्टर को क्या चाहिए, डायरेक्शन चाहिए, ठीक है। तो यहां पर ना डायरेक्शन अपने आप में एक चैलेंज बन गया, क्योंकि यहां पर चीजें ट्रांसलेट नहीं हो रही हैं। मतलब कि ट्रांसलेट का मतलब दो मोशंस होते हैं आपके, एक होता है ट्रांसलेशनल, ट्रांसलेशनल जो कि होता है किसी रेखा में, किसी दिशा में मूव करते हुए नजर आना, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ या प्लस माइनस वाली डायरेक्शन, ऐसे मूव करता हुआ। और दूसरा मोशन होता है रोटेशन, रोटेशन, ठीक है, जो कि होता है कोई एक एक्सिस ले ली, ऐसे एक्सिस ले ली, उसके अराउंड रोटेट करना, चाहे ऐसे या ऐसे, ठीक है। अब हम लोग यहां पर दिमाग लगाएंगे सिमिलैरिटी वाला, ठीक है, सिमिलैरिटी वाला दिमाग लगाएंगे। कैसे, अभी समझाता हूं आप लोगों को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अब समझना, रब करने की जरूरत नहीं है कि हमने फ्रेम ऑफ रेफरेंस बनाया एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ठीक है। अब आर और एफ जो है भैया, ये तो है हमारे क्या कहते हैं, ये क्या है हमारे लिए, वेक्टर्स हैं, ठीक है। आर भी एक वेक्टर है और फोर्स भी एक वेक्टर है, ओके। और इनका जो प्रोडक्ट है ये वेक्टोरियली बिहेव कर रहा है, यहां तक की ऑब्जर्वेशन हो गई है। अब हमने यहां पर थोड़ी देर के लिए अज्यूम किया था इंडक्शन के तहत कि एसीडब्ल्यू को पॉजिटिव मान लेते हैं और सीडब्ल्यू को नेगेटिव मान लेते हैं, ठीक है। लेकिन बात यह आती है कि इनकी दिशा क्या है। अगर वेक्टर है तो दिशा भी तो निर्धारित करनी होगी। तो एक ट्रांसलेशनल मोशन के अंदर दिशा को दिखाना बहुत आसान है, लेकिन रोटेशन के अंदर हम दिशा को कैसे दिखाएं। तो हम यहां पर दिशा को एक रेफरेंस के तहत दिखाते हैं या फिर एक एक्सिस के तहत दिखाना शुरू करेंगे, ऐसा सोचा गया, ठीक है, क्योंकि और तो कोई नजर नहीं आ रहा है। मान लो देखो, अगर इसको मैं देखूं तो ये दरवाजा रोटेट होके मान लो यहां आ गया या यहां आ गया, या इस तरफ रोटेट होके यहां आ गया, यहां आ गया, ठीक है। अगर हम इसको रोटेट कर रहे हैं तो या तो ये दरवाजा ऐसे रोटेट होगा या ऐसे रोटेट होगा, ठीक है। ये तो दरवाजा तो आप अगर देखोगे आपको क्या दिख रहा है, एक्स वाई प्लेन के अंदर ही है, ठीक है। तो इसकी दिशा क्या दू, एक्स डायरेक्शन दू, वाई डायरेक्शन दू, यहां तो बहुत सारी दिशाएं हो जाती हैं और एक कंफ्यूजन है। और वेक्टर की जानकारी, ध्यान से सुनना, वेक्टर का जो ज्ञान हमारे पास है उसके जरिए एनालाइज करो। तो वेक्टर में जब कोई चीज सेम डायरेक्शन में होती है तभी वो ऐड या सब्ट्रैक्ट होती है, अन्यथा अगर वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है तो उसका पाइथागोरस करना पड़ता है, ठीक है। तो यहां पर यदि वो सेम डायरेक्शन में होगी, ठीक है, तभी वो ऐड होगी, और अगर विपरीत दिशा में होगी सेम एक्सिस पे तभी वो सब्ट्रैक्ट होगी, ठीक है। तो एक्स वाई में देने का तो कोई मतलब बनता नहीं है। तो हमने क्या किया, हमने सोचा कि क्यों ना इसके जो परपेंडिकुलर एक्सिस है, जिस पर तो ये आ ही नहीं रहा है, कोई मोशन ही नहीं हो रहा है, लेकिन अगर देखा जाए तो ये दरवाजा जेड एक्सिस के अलोंग रोटेट कर रहा है। और यदि एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज को हम एक डायरेक्शन की तरह देखें तो उसके लिए जेड डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करना, एज ए रिप्रेजेंटेटिव यूज करना, ध्यान से सुनना, रिप्रेजेंटेटिव यूज करना सही रहेगा। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि ये
दरवाजा z डायरेक्शन में मूव करने लगेगा, बल्कि इसका एक नया मीनिंग ये आया कि वो z एक्सिस पर रोटेट करेगा। ठीक है, और यहां पर z एक्सिस एज ए रिप्रेजेंटेटिव यूज करने से क्या हुआ कि RF1 को जो कि x और y एक्सिस में है, ठीक है, लेकिन RF1 को यदि ये वेक्टर की तरह बिहेव कर रहा है तो ये रिजल्ट को मैं वेक्टर मानूंगा। ठीक है, तो RF1 जो है, ठीक है, x डायरेक्शन को मैं i कैप से रिप्रेजेंट करता हूं, y डायरेक्शन को मैं j कैप से रिप्रेजेंट करता हूं और z डायरेक्शन को मैं यूनिट वेक्टर क्या लेता हूं, k कैप लेता हूं। ओके, तो यदि RF1 को z एक्सिस एज ए रिप्रेजेंटेटिव मैं यूज करूं और बोलूं कि वो z डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, ठीक है, तो RF1 जो होगा वो बेसिकली क्या होगा, आपके लिए यहां पे लेता हूं मैं k कैप। ठीक है, पॉजिटिव z डायरेक्शन मैंने इसको डिफाइन कर दिया। ठीक है, और RF2 को मैं लेता हूं, RF2 को अगर मैं देखूं तो भैया ये उसको काट रहा है, और वेक्टर्स में सेम एक्सिस पे चीजें कब काटती हैं, जब वो उसकी विपरीत दिशा में होती हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस k कैप, इसलिए बन जाएगा RF1 k कैप और माइनस RF2 k कैप। ठीक है, अब यहां पर क्या ये वेक्टोरियल एडिशन को सही से रिप्रेजेंट कर रहा है? जवाब है यस, कर रहा है। ठीक है, अब जरा देखो, इवन दो दरवाजा आपका इधर पहुंच जाए और F1 आपका ऐसे लग रहा है और F2 आपका इस तरह से लग रहा है, ठीक है, तो भी इसकी जो दिशा है वो z डायरेक्शन है। क्यों? प्रॉब्लम क्या थी कि जब इस पॉइंट पे है तो वो x और y परपेंडिकुलर दिख रहे हैं, लेकिन इस डायरेक्शन में x और y नहीं दिख रहे, लेकिन हाँ, फोर्स के जो कंपोनेंट्स आपके दिख रहे हैं वो x y में है, r के जो कंपोनेंट्स हैं वो x और y के अंदर ही हैं, तो फाइनल जो टॉर्क आ रहा है आपके लिए वो z डायरेक्शन से रिप्रेजेंट करने में आसानी है। ठीक है, रिप्रेजेंट किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि इसका जो टॉर्क होगा वो अगेन RF के बराबर ही होगा, RF1 और RF2 के बराबर ही होगा, और यदि क्लॉकवाइज है तो वो प्लस है, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज है तो वो प्लस है, और क्लॉकवाइज है तो वो माइनस है। इसके तहत यह निर्धारित किया गया कि रोटेशन के अंदर बॉडी एक्सिस पर रोटेट करती है, उस रोटेशन की जो दिशा होगी वो z एक्सिस होगी इस केस में। ठीक है, या फिर अगर हम ऑन जनरल जाएं तो जिस प्लेन पे आपका रोटेशन हो रहा है ना, ध्यान से सुनना, जिस प्लेन पे हो रहा है, हो सकता है दरवाजा ऐसे तिरछा रख दो, ठीक है, इस एक्सिस पर रोटेट हो रहा है, तो ये जो एक्सिस है ना और ये जो रोटेशन हो रही है वो कोई ऐसा प्लेन होगा, मान लेते हैं ये, ठीक है, ये जो प्लेन है, अभी तो एक्स वाई प्लेन दिख रहा है बट मैंने इस प्लेन को टेढ़ा कर दिया। ठीक है, अब ये चीज जो रोटेशन हो रही है वो इस एक्सिस पर हो रही है, ठीक है, इस प्लेन पर रोटेशन हो रही है, तो ये रहेगा तो उसी प्लेन पे, तो इसके लिए, और हमारे पास जो रिजल्ट आ रहा है वो सिर्फ प्लस और माइनस ही हो रहा है। ठीक है, अगर अपोज कर रहा है तो सब्ट्रैक्ट हो रहा है, और फेवर कर रहा है तो ऐड हो रहा है। ठीक है, फेवर कर रहा है मतलब F2 को भी इधर कर दो तो दोनों फेवर कर रहे हैं तो ऐड हो रहे हैं, तो यानी कि क्लियरली दिख रहा है कि वेक्टोरियल एडिशन है। ओके, सेम एक्सिस का, तो बेस्ट है ना कि मैं इस प्लेन पे क्या क्या लाइनें बोलता रहूंगा, ठीक है, और वो तो हर पॉइंट ऑफ टाइम के साथ बदलती रहेगी, लेकिन एक चीज जो एक हमेशा सटीक रहेगी वो है वो एक्सिस जो इस प्लेन के परपेंडिकुलर है। क्या है? प्लेन के परपेंडिकुलर है, और एक्स वाई के परपेंडिकुलर कौन सी एक्सिस है? जेड एक्सिस है। इसलिए यह तय किया गया कि जो टॉर्क है वो एक वेक्टर की तरह तो ऐड हो रहा है, तो अगर वेक्टर की तरह ऐड हो रहा है तो भैया दिशाएं निर्धारित करनी होगी कि भैया अगर सेम दिशा में होगा तभी ऐड और सब्ट्रैक्ट होगा, अन्यथा नहीं होगा। क्योंकि ये क्यों बोलना जरूरी है? यदि एक टॉर्क आपका जेड एक्सिस पे, जिस एक्सिस पे रोटेट कर रहा है, वेरस दूसरा टॉर्क जो है, यदि मान लो मैं जेड एक्सिस वाले डायरेक्शन में टॉर्क लगाना स्टार्ट करूं तो वो दरवाजे को जेड एक्सिस पे रोटेट नहीं कराएगा। अगर इस दरवाजे पे कैसे फोर्स लगाऊं मैं, ठीक है, इस दरवाजे पे मैं ऊपर फोर्स लगाऊं, इसके टॉप व्यू से फोर्स लगाऊं यदि मैं, तो इस दरवाजे को, जो कि दरवाजा अभी ऐसे दिख रहा है, देखो अभी मैं ऐसे फोर्स लगा रहा था और ऐसे फोर्स लगा रहा था तो ये ऐसे ऐसे रोटेट कर सकता था, लेकिन यदि मैं ऐसे फोर्स लगाऊंगा तो क्या ये ऐसे ऐसे रोटेट करेगा? नहीं, ये ऐसे रोटेट कराने की कोशिश करेगा, इवन दो पीछे हिंजेस हैं जो उसे रोक लेंगे, लेकिन अगर हिंजेस नहीं होते और मैं यहां फोर्स लगाता तो ये ऐसे रोटेट करता। अब ये किस एक्सिस पर रोटेट करता? ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, लेकिन यदि मैं यहां फोर्स लगाऊं तो ये किस पे रोटेट करेगा? वाई एक्सिस पर रोटेट करेगा। तो आप यहां पर भी देख पा रहे हो, यदि मेरा फोर्स जेड डायरेक्शन में होता, ठीक है, मेरा फोर्स जेड डायरेक्शन में होता और रेडियस जो है वो एक्स डायरेक्शन में है, तो इसकी रोटेशन वाई एक्सिस पर हुई। यानी कि क्लियर ऑब्जर्वेशन से पता चल रहा है कि यदि आप एक्स और वाई में रोटेशन, एक्स और वाई प्लेन पे रोटेशन करा रहे हो तो आप जेड डायरेक्शन जो जेड एक्सिस जो होगी वो आपकी एक्सिस ऑफ रोटेशन बनेगी। यदि आप एक्स और जेड में कर रहे हो तो वाई आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन बन रहा है, सिमिलरली वाई जेड में करोगे तो एक्स आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन बन रहा है। ठीक है, अब इसको क्लियरली ऑब्जर्व कर लेते हैं। ये रहा एक्स एक्सिस, ठीक है, और यदि मैं फोर्स यहां लगाऊं और ये मेरा वाई एक्सिस है, ये मेरा वाई एक्सिस है, फोर्स इधर लगाऊं तो जेड एक्सिस मेरा बाहर आ रहा है तो ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन देगा। यदि मैं फोर्स इधर लगाऊं, सॉरी इस वाले केस में क्लॉकवाइज रोटेशन देगा, यदि इधर फोर्स लगाऊं तो एंटी क्लॉकवाइज देगा। ओके, अब इसको एक्स मानो और इसको जेड मानो, ठीक है, क्योंकि एक ही बोर्ड तो प्लेनर होता है ना, इसको एक्स मानो और इसको जेड मानो, तो यही एक्सिस क्या बन जाएगी? वाई एक्सिस बन जाएगी। तो आप सोचो कि यदि आप एक्स और जेड में फोर्स और रेडियस का खेल खेल रहे हो तो रोटेटिंग एक्सिस आपकी क्या बन जाती है? वाई बन जाती है। क्या बन जाती है? वाई बन जाती है। और यहीं से
जो ये खोज थी फाइनल कंक्लूजन पर निकल कर आई कि भैया यहां पर वेक्टर्स के अंदर हमें दो चीजें देखने को मिली, और वो दो चीजें क्या थी? वो दो चीजें ये निकल कर आई कि आपके जो प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स है ना, ये स्केलर रिजल्ट भी प्रोड्यूस कर रहे हैं और साथ ही साथ वेक्टर रिजल्ट भी प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, और यदि वो वेक्टर रिजल्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उस रिजल्ट की वजह से दिशा देखनी जरूरी थी। तो हमें यहां पर एक चीज और समझ आई कि यहां पर अब एक्सिस ऑफ रोटेशन को डायरेक्शन से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, क्योंकि वो सेम चीज बिहेव कर रहा है, और इसी चीज पे हमने निकाला अपना एक स्टैंडर्ड जिसको हम कहते हैं राइट हैंड रूल। ठीक है, रेडियस इधर है, फोर्स इधर है 90 डिग्री पर, तो जिधर रेडियस है उस और फोर्स की डायरेक्शन में, यदि फोर्स इधर लेते हैं, फोर्स की डायरेक्शन में यदि फिंगर कर्ल किया तो देखो ये ऊपर जा रहा है, हमने हाथ को एज अ स्टैंडर्ड यूज किया। ठीक है, तो ये बन गया, ये पॉजिटिव जेड डायरेक्शन है, तो एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है उसको हम ऐसा कह रहे हैं कि ये पॉजिटिव जेड डायरेक्शन की तरफ है। ठीक है, अब मेरा दोस्त तो इधर फोर्स लगा रहा है, तो मैं क्या करूंगा, बस हाथ को ऐसे कर लूंगा, जिधर फोर्स लगा रहा है ना उधर फिंगर कर्ल करनी है, बस इसलिए मैंने हाथ को पलटी मारा और फिंगर कर्ल किया, तो ये नेगेटिव जेड डायरेक्शन की तरफ आया। तो ये था RF1 जो कि प्लस के साथ आया, प्लस के कैप के साथ आया, और RF2 माइनस के कैप के साथ आया। यदि इन दोनों की वैल्यू बराबर होगी तो नेट रिजल्ट वास्तविकता में क्या था, 0। तो ये वेक्टर एडिशन की तरह बिहेव कर रहा है। यानी कि मेरे पास जो चीज रिजल्ट में देख पा रहा हूं वो ये है कि R वेक्टर इज बेसिकली R टाइम्स I कैप। ये x डायरेक्शन में था ना, R वेक्टर जो था वो x डायरेक्शन में था, तो वो RI कैप के बराबर हो गया। वेरस F वेक्टर जो F1 वेक्टर जो था वो y डायरेक्शन में था। मैं यहां पे लाइन ऑफ रेफरेंस बना लेता हूं। ठीक है, ये रही। तो ये जो मेरा F1 वेक्टर है, F1 वेक्टर मेरे पास क्या है, देखो इसकी दिशा क्या है, y डायरेक्शन है ना, तो ये आ जाता है F1 मैग्नीट्यूड j कैप। ठीक है, इसकी वजह से जो रिजल्ट आ रहा था वो आ रहा था RF1। ठीक है, RF1 के कैप। ठीक है, क्योंकि ये जो रोटेशन प्रोड्यूस कर रहा है वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन प्रोड्यूस कर रहा है, ये देखा मैंने। अब मैं F2 वेक्टर देखता हूं, F2 वेक्टर, तो F2 वेक्टर जो है मेरे पास वो है मेरे पास F2 माइनस j कैप। ठीक है, इसकी वजह से जो रिजल्ट आ रहा था, टॉर्क आ रहा था RF2, ये टॉर्क 1, ये टॉर्क 2। ठीक है, ये निकल कर आ रहा है माइनस के कैप, और अब क्योंकि ये भी वेक्टर है तो यहां वेक्टर साइन लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये देखो इस तरह काम कर रहा है, ये दोनों एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं, वेक्टोरियली रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसलिए नेट टॉर्क वेक्टर इज इक्वल टू टॉर्क 1 वेक्टर प्लस टॉर्क 2 वेक्टर। अब क्योंकि ये सेम एक्सिस पर हैं इसलिए ऐड हो जाएंगे। ठीक है, ऐड और सब्ट्रैक्ट होंगे, तो ये यहां पर आ जाएगा RF1 के कैप प्लस RF2 माइनस के कैप, तो जो कि निकल कर आया RF1 माइनस F2, R कॉमन ले लिया, के कैप। ये देखो ये मेरे पास आ गया नेट टॉर्क इन Z डायरेक्शन। अब Z डायरेक्शन जब हम बोलते हैं तो ऐसा लगता है कि Z डायरेक्शन में मूव करेगा, नहीं, इसका मतलब है रोटेशन वाले केस में कि Z एक्सिस पर रोटेट करेगा। अब प्लस के कैप अगर इसकी वैल्यू है तो इसका मतलब वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, और अगर क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है क्लॉकवाइज तो वो नेगेटिव जेड डायरेक्शन हो गया। तो अब आप किसी को पॉजिटिव ले सकते हो, आप किसी को नेगेटिव ले सकते हो, तो हमने स्टैंडर्ड निर्धारित कर दिए कि राइट हैंड का इस्तेमाल करेंगे रेडियस की डायरेक्शन में, और जिधर फोर्स लग रहा है उस डायरेक्शन में फिंगर कर्ल करेंगे तो प्लस जेड आ गया। इसको एज अ स्टैंडर्ड पूरी दुनिया यूज करेगी, क्योंकि हम ये काम लेफ्ट हैंड से भी कर सकते हैं। मान लो आप लेफ्ट हैंड से करो, मैं राइट हैंड से करूं, तो हमारी तो दिशाएं पलट रही हैं। मैं अगर ये उंगली ले लूं, ऐसे रेडियस करूं और F1 के डायरेक्शन में करूं तो ये डायरेक्शन आ रहा है, और इस हाथ से करूं तो ये डायरेक्शन आ रहा है, तो हमारे स्टैंडर्ड्स बिगड़ गए, मैच नहीं कर रही हैं। ठीक है, तो इसलिए हमने एक स्टैंडर्ड बनाया राइट हैंड रूल का। रेडियस लो, जिधर आपकी फिंगर्स हैं उस डायरेक्शन, मतलब फिंगर्स को रेडियस के डायरेक्शन में पॉइंट करो। ठीक है, और F1 F2 को देखो, यदि F1 जिस तरफ डायरेक्ट कर रहा है, ऊपर वाली जहां आपकी ये रेखाएं होती हैं उसको उस डायरेक्शन में पॉइंट करो जहां पर आपका फोर्स है, और कर्ल कर लो तो डायरेक्शन आ गया। यदि F2 का देखना है तो ऐसे ऐसे कर सकता हूं, लेकिन F2 कहां है, नीचे की तरफ है, तो मेरी रेखाएं F2 को पॉइंट करनी चाहिए, और वो करो, ये नेगेटिव आ गया, एंड दैट बिकम्स अ स्टैंडर्ड टू फाइंड द रोटेशनल डायरेक्शन, जो कि एक्चुअली में है रोटेशनल एक्सिस और कुछ नहीं। ठीक है, तो देखो ये चीज हमारे लिए काम आई। अब फ्यूचर में जब आप चीजों को पढ़ोगे तो आपको चीजें रटनी नहीं पड़ेंगी। ठीक है, कि इसको हमने दे दिया डायरेक्शन, हम कौन होते हैं भाई डायरेक्शन देने वाली, कुदरत ने ये ऑलरेडी बना रखा है, हम खोजने वाले हैं, हम देने वाले इंसान नहीं है। अगर हम ही कुदरत को बनाने लग गए तो हम ही ब्रह्मा बन जाएंगे ना, हम ब्रह्मा नहीं है, हम कुदरत में चीजों को खोजते हैं। तो यहां से एक चीज अब क्लियर हो चुकी है, और वो ये है कि प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, ठीक है ध्यान से सुनना, प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स एग्जिस्ट करते हैं, हमने अपने इतिहास में देख लिया। प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स दो तरह के रिजल्ट प्रोड्यूस करते हैं, स्केलर रिजल्ट, ठीक है, स्केलर रिजल्ट एंड वेक्टर रिजल्ट। ठीक है, वेक्टर रिजल्ट, और वेक्टर रिजल्ट अगर खोज रहे हैं तो यदि वेक्टर रिजल्ट है तो दिशा बतानी जरूरी है, और वो हमने खोज ली। ठीक है, और यहां पर हमें देखने को भी मिला कि जब आई और जे का प्रोडक्ट हो रहा है, जब आई और जे का, जो कि हमने अभी किया था ना RF1, तो ये तो आई कैप था,
और ये जे कैप था, तो इसका रिजल्ट क्या रहा था, के कैप आ रहा था। ठीक है, तो इन्हीं ऑब्जर्वेशन से देखने को मिल रहा है कि इसका रिजल्ट के कैप था, और आई और जब माइनस जे का प्रोडक्ट हुआ था तो माइनस के कैप आया था। ठीक है, और ये रोटेशन के साथ जुड़ा हुआ है। ऐसे ही ऑब्जर्वेशन करके डेटाबेस लिखा जा सकता है ना, तो वो हम लिखेंगे अभी थोड़ी देर में। ठीक है, तो ये भी हमें देखने को मिला। लेकिन अब कहानी में एक बात आती है, और वो ये आती है कि यार देखो, नेचर में हमेशा एक पैटर्न होता है। अभी हमें यही पता चला है कि वेक्टर का प्रोडक्ट करने से या तो स्केलर रिजल्ट आएगा या वेक्टर रिजल्ट आएगा। ओके, लेकिन कब स्केलर रिजल्ट आएगा और कब वेक्टर रिजल्ट आएगा? क्योंकि कहानी में हम आगे तो बढ़े, हमने ज्ञान तो प्राप्त किया, बट अभी हम कंक्लूजन तक नहीं पहुंच पाए हैं, क्योंकि अभी भी हमारे मन में कुछ सवाल बचे हुए हैं। प्रॉब्लम यह है कि हमें कैसे पता चले कि रिजल्ट स्केलर है या वेक्टर है? तो जब प्रॉब्लम आती है तो महान इंसान बोलते हैं कि इसको अपॉर्चुनिटी की तरह लेते हैं। तो उन्होंने अब इन्हीं दोनों चीजों पर फोकस किया। ये एक बॉक्स है, ठीक है, इन्हीं दोनों चीजों पे फोकस किया और देखा कि यदि इस बॉक्स पर इधर फोर्स वेक्टर लगाऊंगा, और ये बॉक्स जो है ये जमीन पर रखा हुआ है, ये ऊपर नहीं गया, बल्कि इसकी डिस्प्लेसमेंट सिर्फ आगे हुई। जैसे होता है ना, बॉक्स पे हमने रस्सी बांध रखी है, हम खींच तो इधर रहे हैं, बट बॉक्स सिर्फ आगे आया, ऊपर नहीं उठा, वो परिस्थिति ली, और ये बॉक्स जो है वो इस पॉइंट से डिस्प्लेस होते होते इस पॉइंट तक पहुंच गया। ठीक है, ये है डिस्प्लेसमेंट। तो अब हमने कहा कि ये तो दिख रहा है कि वेक्टर का प्रोडक्ट करने से स्केलर रिजल्ट और वेक्टर रिजल्ट आ रहा है, लेकिन ये नहीं पता कब स्केलर आएगा कब वेक्टर आएगा। तो हमने क्या किया, फर्दर ऑब्जर्वेशन शुरू कर दी, वास्तविकता को देखा। तो हम यहां पे कहें कि एक वेक्टर है तो उसको वेक्टर की तरह ही लेते हैं। भैया अपना क्या है, मेजरमेंट के लिए क्या चाहिए, फ्रेम ऑफ रेफरेंस चाहिए, बना लिया। ओके, डन। तो डिस्प्लेसमेंट जो है वो ये रही, एस वेक्टर ये रहा। ठीक है, अब जरा एस वेक्टर को अगर मैं लिखूं तो एस वेक्टर इज बेसिकली मैग्नीट्यूड टाइम्स आई कैप। ठीक है, और इस एस वेक्टर से जो ये डायरेक्शन बना रहा है, हमने क्या किया, फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऐसे लिया कि हमारी एक्स एक्सिस एस वेक्टर के साथ मैच कर रही है, तो ये जो एंगल बन रहा है वो थीटा है। तो यदि मैं फोर्स वेक्टर को लिखना स्टार्ट करूं कंपोनेंट्स के फॉर्म में, तो यहां पर आएगा एफ कॉस थीटा आई कैप। ठीक है, एफ कॉस थीटा आई कैप प्लस एफ साइन थीटा जे कैप। ओके, ये हो गया मेरा वेक्टर रिप्रेजेंटेशन। अब अपने आप से सवाल पूछा जाए इस ऑब्जर्वेशन के तहत, तो भैया एफ वेक्टर के किस हिस्से ने ये डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस करी है? अगर एफ वेक्टर को मैं इन दो हिस्सों में तोड़ देता हूं, ठीक है, तो ये एफ वेक्टर यहां नहीं दिख रहा है, बल्कि एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट। तो बेसिकली क्या है, इन दोनों कंपोनेंट्स का रिजल्टेंट है ये। ठीक है, तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है, फोर्स जिधर लगता है डिस्प्लेसमेंट उधर होती है। इधर फोर्स लग रहा है, बट इधर जो फोर्स है वो गुरुत्वाकर्षण के फोर्स जो कि नीचे लग रहा है उससे ज्यादा नहीं होगा, तो डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस नहीं हुई। और एज पर द रूल, यदि बॉडी पे फोर्स लगा और वो हिला नहीं तो वर्क नहीं माना जाता है। ठीक है, लेकिन जो दिख रहा है अभी उस पर बात करते हैं कि ये जो डिस्प्लेसमेंट है, इस डिस्प्लेसमेंट को प्रोड्यूस करने वाला कौन है? इस डिस्प्लेसमेंट को प्रोड्यूस करने वाला इन दोनों में से कौन है? तो जवाब बड़ा ही सिंपल है, वो एफ कॉस थीटा है, क्योंकि एफ साइन थीटा ने इस डायरेक्शन के डिस्प्लेसमेंट में कोई योगदान नहीं दिया है। क्योंकि एफ साइन थीटा अगर योगदान देगा तो वो वाई डायरेक्शन में देगा, वो एक्स डायरेक्शन में नहीं देगा, क्योंकि उस फोर्स की जो डायरेक्शन है वो वाई डायरेक्शन है। तो एक्स डायरेक्शन में योगदान किसने दिया? सिर्फ एफ कॉस थीटा ने दिया। तो यहां पे जो नेट वर्क निकल कर आ रहा है, जो नेट वर्क डन निकल कर आ रहा है, अब हम थोड़े और बेहतर होते जा रहे हैं कि भैया वर्क डन सिर्फ आर और एफ का प्रोडक्ट नहीं है। ठीक है, बेसिकली अगर मुझे एग्जैक्ट वर्क डन कैलकुलेट करना है, ठीक है, एग्जैक्ट वर्क डन कैलकुलेट करना है, तो अब हमें थोड़ा और गहराई से ऑब्जर्व करना होगा। यदि ये फोर्स वेक्टर, ठीक है, जिसको मैं दूसरे कलर से दिखाता हूं आपको, यदि ये फोर्स वेक्टर सिर्फ और सिर्फ परपेंडिकुलर होता, मान लेते हैं मैग्नीट्यूड सेम रखे जितना इसकी है, परपेंडिकुलर रखें, तो ये इस दिशा में डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस करा ही नहीं सकता है। तो अगर मैं सिर्फ ये बोलूं कि आर और एफ वेक्टर का प्रोडक्ट वर्क डन है, तो ये समीकरण भी गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि अभी तो ये परपेंडिकुलर है डिस्प्लेसमेंट के, इस केस में रिजल्ट क्या आ रहा है, जीरो, लेकिन यहां पर इन दोनों की वैल्यू जीरो है नहीं है। तो इसका मतलब ये सवाल हमारे लिए यहां पर और सोचने वाली बात बनती है, क्योंकि अगर मैं इस मार्कर पे ऊपर की तरफ फोर्स लगाऊं, कैसे दिखाऊं मैं आप लोगों को, ठीक है, हाँ ये रहा, ये मैंने अपने तोता के लिए बनाया था खेलने के लिए ठीक है, तो मान के चलो कि अभी मैं जो फोर्स लगा रहा हूं वो ऊपर की तरफ है। क्या मेरे ऊपर फोर्स लगाने से ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कभी भी डिस्प्लेस कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर मैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स लगाऊंगा तभी करेगा। और ये जो मैंने फोर्स लगाया, खैर ऊपर से लगाया, ऐसे किया तो इस फोर्स का एक कंपोनेंट था इधर, उसी ने इसको मूव कराया। ठीक है, और हॉरिजॉन्टल में भी देख लेते हैं, हॉरिजॉन्टल में भी देख लेते हैं कुछ ऐसे। ठीक है, यदि मैंने यहां पर मार्कर रख रखा है, ठीक है, मैं हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाऊंगा तो क्या ये वर्टिकल मूव करेगा? नहीं करेगा, ये सिर्फ हॉरिजॉन्टल मूव करेगा। ठीक है, ये देखो, ये सिर्फ हॉरिजॉन्टल मूव करेगा, क्योंकि मेरा फोर्स जो है वो हॉरिजॉन्टल है। तो ये तो क्लियरली नेचर में दिख रहा है कि भैया अगर फोर्स डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर होता तो इस फोर्स ने इस डिस्प्लेसमेंट को प्रोड्यूस नहीं किया है, यानी इस फोर्स ने यहां पे जो जिस चीज को आप वर्क मान रहे हो वो नहीं हुआ, यानी वास्तविकता में वर्क नहीं हुआ है, जीरो है वर्क। ठीक है, तो यदि वर्क जीरो है
यदि वर्क जीरो है तो दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट जीरो आना चाहिए, बट इस फॉर्मूला के हिसाब से अभी तक ये जीरो नहीं है, क्योंकि आर भी जीरो नहीं है, एफ भी जीरो नहीं है। तो अब यहां पर हमने क्लैरिटी ली वेक्टर रिप्रेजेंटेशन के जरिए, और वो ये आया कि भैया इस केस में जो ये ग्रीन वाला फोर्स वेक्टर है, अगर मैं उसको लिखूं तो ये तो सिंपली आता है 0 आई कैप प्लस एफ जे कैप, ठीक है, ये ग्रीन वाला फोर्स जो है, या फिर मैं इसको एफ डैश लिख देता हूं, एफ डैश, ठीक है, एफ डैश मेरे पास ये रहा। तो देखो इन दोनों को देखा जाए तो ये डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस हो रहा है एफ कॉस थीटा से, बट इनको और इनको देखा जाए तो कोई डिस्प्लेसमेंट में इस फोर्स का कोई योगदान है ही नहीं। तो यहां पर एक बात समझ आ गई कि वर्क डन जो प्रोड्यूस होता है ना, वो उसी फोर्स से प्रोड्यूस होता है जो डिस्प्लेसमेंट की दिशा में होता है। ऑब्जर्वेशन से, हम नहीं बना रहे कोई रूल, डिस्प्लेसमेंट की दिशा में जो फोर्स होता है वही वर्क करता है, उसके परपेंडिकुलर जो फोर्स है वो कोई वर्क नहीं कर रहा है, उस डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में कोई उसका योगदान नहीं है। तो इसका मतलब वर्क का जो सही फॉर्मूला है, जो होना चाहिए, अगर वेक्टोरियली देखें तो वो निकल कर आता है एफ कॉस थीटा मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि ये एफ कॉस थीटा कोई नया फॉर्मूला नहीं है, ये फोर्स है, फोर्स की वो वैल्यू है जो एफ की मैग्नीट्यूड से कम है, लेकिन ये वो फोर्स है जिसने ये डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस किया है। तो वर्क का सही फॉर्मूला ये निकल कर आता है, और इसमें जो एंगल हमने चूज किया है वो एज अ स्टैंडर्ड हमेशा ऐसे रहेगा, अगर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है और फोर्स वेक्टर है, इन दोनों के बीच का एंगल लिया है, ठीक है, क्योंकि एंगल लेने की तो छूट हमारे पास कोई भी है ना, हम ये भी एंगल ले सकते हैं, हम ये एंगल भी ले सकते हैं, हम ये एंगल भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। तो एक स्टैंडर्ड है कि भैया दोनों वेक्टर्स के बीच का जो एंगल है वही लेना है। तो उस केस में जो जवाब आ रहा है वो एफ कॉस थीटा मल्टीप्लाई एस के बराबर आ रहा है। तो वर्क का जो फॉर्मूला है वो अपग्रेड हुआ हम लोगों के लिए, वो अपग्रेड हुआ, और वो ये आया कि प्रीवियसली हमने जाना कि वर्क इज एफ वेक्टर मल्टीप्लाई, ब्रैकेट लगा देता हूं, एस वेक्टर मल्टीप्लाई एस वेक्टर, ठीक है। अब हमने उसको अपग्रेड किया, वर्जन 2.0 पर आते हैं, तो वो बना एफ वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ठीक है, मल्टीप्लाई एस वेक्टर का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई कॉस थीटा, ठीक है, ये बना। देखो एफ क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स वेक्टर ही तो है, ठीक है, लेकिन एफ काम नहीं कर रहा है, एफ कॉस थीटा काम कर रहा है, ठीक है, एफ कॉस थीटा काम कर रहा है। अगर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो जाए एफ डैश की तरह, तो कॉस 90 की वैल्यू क्या होगी, शून्य। तो देखो जवाब शून्य आएगा। तो ये फॉर्मूला जो अभी तक हम समझ रहे थे, वास्तविकता से ही खोजा था, वो सही है, लेकिन वास्तविकता की और गहराई में गए तो ये फॉर्मूला अभी हर परिस्थिति को नहीं बता पा रहा है, अब ये बता पा रहा है, और ये एक सटीक फॉर्मूला है कि यानी कि इसका मैग्नीट्यूड ले लो और उस मैग्नीट्यूड का कंपोनेंट निकालो, एफ कॉस थीटा जो कंपोनेंट है जो कि डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में है। तो यहां पर एक बात समझ आए कि वर्क प्रोड्यूस हो रहा है उस केस में जब ये दोनों वेक्टर्स, ठीक है, ये दोनों वेक्टर्स पैरेलल हैं, यानी एक ही डायरेक्शन में फॉलो कर रहे हैं। तो यहां पर वर्क के अंदर क्या देखने को मिल रहा है कि डायरेक्शंस ऑफ वेक्टर्स आर सेम, ठीक है, डायरेक्शंस ऑफ वेक्टर आर सेम। और यहां से समझ आया कि वर्क वाले केस में डायरेक्शन ऑफ वेक्टर जो है वो क्या है, एग्जैक्टली सेम है। ऑब्जर्वेशन, ठीक है, अगर फोर्स का कोई कंपोनेंट डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में नहीं है तो कोई वर्क नहीं है, अगर कंपोनेंट है तो वर्क है। यदि एफ वेक्टर कंप्लीटली इधर लग रहा होता तो सिंपल आंसर एफ एस आ जाता, जो कि प्रीवियस फॉर्मूले जैसा ही होता, लेकिन ये तभी होता जब दोनों की डायरेक्शन सेम होती, ठीक है। तो इसका मतलब वर्क प्रोड्यूस करने के लिए एफ कॉस थीटा ने अपना योगदान दिया है, एफ कॉस थीटा ने अपना योगदान दिया है, और वो फिर डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई हो रहा है, बिकॉज इट्स फोर्स टाइम्स डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। लेकिन जो ऑब्जर्व करने वाली बात है वो ये है कि डायरेक्शन ऑफ वेक्टर्स आर सेम, ठीक है। तो यहां पर जब डायरेक्शन ऑफ वेक्टर आर सेम ये खोज हुई, अभी हम कंक्लूजन पे नहीं पहुंचेंगे, अभी इस खोज को हम लिख के रखेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं हम टॉर्क की, ठीक है, क्योंकि हमारा जो सवाल है ना वो एक्चुअली में ये है, हमारा जो सवाल है वो एक्चुअली में ये है कि स्केलर रिजल्ट और वेक्टर रिजल्ट कब प्रोड्यूस होता है। तो हम दोनों फिनोमेना को ऑब्जर्व करते हैं। अब ये रहा मेरा दरवाजा जो कि मैं टॉप व्यू से देख रहा हूं, ठीक है, टॉप व्यू से, मतलब कि अगर ये दरवाजा है तो मैं इसे ऐसे नहीं ऐसे देख रहा हूं, मतलब आपके लिए ऐसे। तो ये मेरा रेडियस वेक्टर और ऐसे मैं फोर्स लगाऊंगा, ठीक है। तो अब इस पे अगर हम फोकस करें तो यदि मैं अपने फोर्स को यही वाली केस लेता हूं, सेम डायरेक्शन, आर वेक्टर लिखता हूं मैं, आर वेक्टर इज आर आई कैप, ठीक है। मैं अपना फ्रेम ऑफ रेफरेंस बना लेता हूं, ये है एक्स डायरेक्शन, ये है वाई डायरेक्शन। अब मैं अपने फोर्स को कहां लगाता हूं, तो ये रहा मेरा रेडियस वेक्टर, ठीक है, ये रहा मेरा रेडियस वेक्टर। मैं अपने फोर्स को इस दरवाजे पे रेडियस वेक्टर के डायरेक्शन में ही लगाता हूं। आई मीन टू से मैंने अपना जो फोर्स है वो इस डायरेक्शन, मतलब ऐसे लगाया, ऐसे, मतलब मैं इधर खींच रहा हूं ना, तो मेरा फोर्स इस डायरेक्शन में है, ठीक है, तो इस डायरेक्शन में लगाया। अब छोड़ो सब चीज, आप वास्तविकता को देखो, क्या ये रोटेट करेगा? जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं रोटेट करेगा, ठीक है। लेकिन यदि मैं अपना फोर्स, यदि मैं फोर्स को F1 वेक्टर लेता हूं मैं, जो कि मैं लेता हूं एफ आई कैप, यानी कि सेम डायरेक्शन, ये हो गया मेरा F1 वेक्टर, ठीक है।
तो क्या आर वेक्टर और F1 वेक्टर का प्रोडक्ट रिजल्ट देगा? वास्तविकता को थोड़ा और गहराई से देखेंगे हम, तो भैया दिख रहा है कि इसका रिजल्ट जीरो आएगा, बट क्या ये दोनों जीरो हैं? नहीं है। यानी टॉर्क का फॉर्मूला आर वेक्टर और एफ वेक्टर का प्रोडक्ट अभी और अपग्रेड मांग रहा है। ठीक है, तो अब देखते हैं। अब मैं यहां पर एक F2 वेक्टर लेता हूं जो कि इसके परपेंडिकुलर लगाता हूं, आर वेक्टर के परपेंडिकुलर लगाता हूं। ठीक है, तब उस केस में आर वेक्टर और एफ वेक्टर जो है वो रिजल्ट देंगे, और रोटेशन इसी केस में होगा, इसी केस में होगा। और यदि मैं किसी पर्टिकुलर एंगल पर फोर्स लगाऊं, ठीक है, मान लेते ऊपर दिखाता हूं ऐसे, इस पर्टिकुलर एंगल पे फोर्स लगाता हूं, तो आर वेक्टर और एफ वेक्टर के बीच में जो एंगल है वो लेंगे हम उन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल लेंगे, क्योंकि इससे कैलकुलेशन सिंपल है ना भैया, दो वेक्टर्स हैं उनके बीच में जो एंगल है वही लो, क्यों दाएं बाएं का एंगल लेना है, क्यों कंफ्यूजन क्रिएट करना है, तो दोनों वेक्टर के बीच का एंगल ले लिया। तो अब अगर मैं फोर्स के कंपोनेंट देखूं तो यहां पर आएगा एफ कॉस थीटा और एफ साइन थीटा। तो क्लियरली ये बात तो दिख रही है कि एफ कॉस थीटा तो रोटेशन प्रोड्यूस नहीं करेगा, वेरस एफ साइन थीटा रोटेशन प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, अब बात में ना एक चीज आ रही है कि यहां पर टॉर्क जो कि एक वेक्टर है, उधर अगर हम ऑब्जर्व कर रहे हैं तो एक चीज देखने को मिल रही है कि टॉर्क वाले केस में डायरेक्शन ऑफ वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर। और यहां से नेचर ने हमें फाइनल ज्ञान प्रदान किया। और देखो ये जो टॉर्क होगा, बेसिकली जो टॉर्क होगा वो आर वेक्टर और एफ वेक्टर का प्रोडक्ट है, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड अगर मैं देखूं तो बेसिकली है आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई एफ जो है वो एफ वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, लेकिन वो किससे मल्टीप्लाइड है? साइन थीटा से मल्टीप्लाइड है। ये साइन थीटा क्यों आया? क्योंकि आपने वही स्टैंडर्ड फॉलो किया जो वर्क में फॉलो किया था, दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल लिया। ठीक है, तो वर्क वाले केस में cos थीटा आ रहा था, यहां वाले केस में sin थीटा आ रहा है। क्यों? क्योंकि cos थीटा जो होता है वो पैरेलल कंपोनेंट होता है, वेरे sin थीटा जो है वो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है। उस केस में जब आप एंगल बिटवीन द वेक्टर्स लेते हो, ठीक है, अगर आप इसको थीटा बोल देते तो यहां sin थीटा दिखता, यहां cos थीटा दिखता, लेकिन ये थीटा अपने आप सेम वैल्यू ही देता। ठीक है, लेकिन अब यहां पर देखो जो देखने को मिला वो एक चौंकाने वाली चीज है कि एक बार हम देख रहे हैं कि डायरेक्शन ऑफ वेक्टर्स आर सेम या पैरेलल, और एक बार हम देख रहे हैं डायरेक्शन ऑफ वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर। ठीक है, जब वो सेम थे तो हमें वर्क वाले केस में वो सेम देखने को मिला, और परपेंडिकुलर वाले केस में हमें टॉर्क देखने को मिला। और यहीं से खोज हो गई कि भैया अगर सेम पैरेलल वेक्टर्स हैं, अगर पैरेलल वेक्टर्स रिजल्ट यदि पैरेलल वेक्टर्स रिजल्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं तो एक स्केलर आउटपुट आ रहा है, और जब परपेंडिकुलर वेक्टर्स रिजल्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं तो एक वेक्टर रिजल्ट आ रहा है। और यहां से हमें अब फाइनली क्लैरिटी मिली कि एक स्केलर रिजल्ट और वेक्टर रिजल्ट कब कब आता है। और अब हमने कहा कि भैया इन दोनों प्रोडक्ट्स को ना डिफरेंट सिंबल के साथ लिखना चाहिए। ठीक है, कि वर्क में तो भैया दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो अगर दो एरोस को मैं एक डायरेक्शन में रखूं तो दे आर कनेक्टेड बाई डॉट, वेरस परपेंडिकुलर वेक्टर को देखूं तो दे आर, अगर मैं उनको ऐसे रिप्रेजेंट करूं, ठीक है, तो दे आर कनेक्टेड बाय अ क्रॉस। तो हमने क्या कहा? हमने कहा कि भैया स्केलर रिजल्ट तब आएगा जब स्केलर रिजल्ट आएगा तो उसको हम एक सिंबल देते हैं डॉट प्रोडक्ट का, जिसका अर्थ ये होगा कि आप पैरेलल कंपोनेंट्स को मल्टीप्लाई कर रहे हो या पैरेलल वेक्टर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हो, और जब आप परपेंडिकुलर वेक्टर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आप बोलोगे क्रॉस। यहां पर जो रिजल्ट है वो परपेंडिकुलर वेक्टर्स के प्रोडक्ट से रिजल्ट आ रहा है, और वर्क में जो रिजल्ट आ रहा है वो पैरेलल कंपोनेंट के उसमें रिजल्ट आ रहा है। दोनों को एक साथ देख लेते हैं और कंक्लूड करते हैं अपनी ऑब्जर्वेशन को कि वर्क वाले केस में तो देखो f cos थीटा ने अपना योगदान दिया, और ये रहा मेरा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, तो ये भी तो एक वेक्टर ही है ना, f cos थीटा i कैप, सिमिलरली s वेक्टर इज s i कैप। ठीक है, और यहां पर इसके परपेंडिकुलर है f sin थीटा। ठीक है, तो यहां पर जो प्रोडक्ट है वो पैरेलल वेक्टर्स का है। ठीक है, तो रिजल्ट हमारे पास क्या आ रहा है? स्केलर। ठीक है, वास्तविकता को देख रहे हैं। फिर हमारा जो टॉर्क वाला केस है, हमारा जो फोर्स है, मान लेते हैं फोर्स मेरे पास इधर है f वेक्टर, तो इसके जो कंपोनेंट है वो है f, यहां पे एंगल लेंगे बिटवीन r वेक्टर एंड दैट वेक्टर, तो यहां पर क्या आएगा? f cos थीटा, सॉरी इधर आएगा f sin थीटा, और इधर आएगा मेरे लिए f cos थीटा। ठीक है, f cos थीटा। तो जो मेरे पास रिजल्ट आ रहा है, जो टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, वैसे एंगल ये नहीं लिया जाएगा, माफ करना। ठीक है, स्टैंडर्ड हमारा यही कहता है कि आप पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंगल लेते हो, बट ट्रिग्नोमेट्री हम सीख चुके हैं ना, यही आंसर आएगा। बट अभी आपके लिए कंफ्यूजन ना हो इसलिए अभी मैं रख देता हूं, चीजें जोड़ोगे मजा आएगा आप लोगों को। ठीक है, ये रहा रेडियस वेक्टर, ये रहा फोर्स वेक्टर। ठीक है, तो एंगल लिया हमने ये, तो ये हो जाएगा f cos थीटा और ये हो जाएगा f sin थीटा। यहां पर जो रिजल्ट प्रोड्यूस हो रहा है वो परपेंडिकुलर वेक्टर से हो रहा है। यहां पे रिजल्ट देखो, वर्क इज f s cos थीटा, यहां पे टॉर्क इज r f sin थीटा। ठीक है, r और f sin थीटा को देखो, ये दोनों परपेंडिकुलर हैं। s और f cos थीटा को देखो, ये दोनों पैरेलल हैं। यानी पैरेलल वेक्टर्स जब मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो रिजल्ट स्केलर देखा जा रहा है। और फिर ये जो ऑब्जर्वेशन है आगे कंटिन्यू की गई, जो भी चीज में पैरेलल वेक्टर्स मल्टीप्लाई हुए
रिजल्ट स्केलर आया। जो भी जब भी आपके परपेंडिकुलर वेक्टर्स मल्टीप्लाई हुए रिजल्ट आपका वेक्टर आया, और यहीं से बन गया, यहां पे देखो यहां पर आ रहा है वेक्टर रिजल्ट। और यहीं से हमें मिला कि प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स दो प्रकार के होते हैं, जिसमें से एक का नाम दिया हमने स्केलर प्रोडक्ट और एक को नाम दिया वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक है, और इनको सिंबलाइज किया हमने ऐसे कि भैया इनका सिंबल बनाना है तो वर्क डन इज एफ वेक्टर एस वेक्टर का प्रोडक्ट है, टॉर्क जो है आर वेक्टर एफ वेक्टर का प्रोडक्ट है। ओके, लेकिन इधर पैरेलल मल्टीप्लाई होंगे और इधर परपेंडिकुलर वेक्टर्स मल्टीप्लाई होंगे। तो पैरेलल के लिए हमने क्या कहा था, दो एरोस को पैरेलल रखो, दे आर कनेक्टेड बाय डॉट्स, तो हमने इस प्रोडक्ट को डॉट से रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, वेरस क्रॉस में जब परपेंडिकुलर वेक्टर्स को देखेंगे तो दे आर कनेक्टेड बाय क्रॉस, तो हमने यहां पे सिंबल क्रॉस का डाल दिया। और यहीं से निकल कर आए हमारे दो नाम, जो कि हमने नहीं बनाए हैं, कुदरत से हमने डिस्कवर किया है, और ये बन गए आपके डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या समझ आया हमें, जो कि नेचर से हमने समझा है कि डॉट प्रोडक्ट मतलब कि एफ वेक्टर का वो कंपोनेंट आपको मल्टीप्लाई करना होगा जो एस वेक्टर के पैरेलल है, या एस वेक्टर का कंपोनेंट एफ वेक्टर के पैरेलल में ले जाओ, पैरेलल मल्टीप्लाई करने हैं, काम खत्म। और आर क्रॉस एफ में क्या है कि भैया एफ वेक्टर या आर वेक्टर का वो कंपोनेंट आपको लेना है जो, मतलब अगर आप एफ वेक्टर कंपोनेंट ले रहे हो तो वो आर के परपेंडिकुलर होना चाहिए। इसीलिए ये बन गया एफ वेक्टर का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई एस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा, और ये बन गया आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई एफ वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ठीक है, मल्टीप्लाई साइन थीटा। और ये देखो ये समीकरण हमने यहां पर डिस्कवर कर लिए हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अब हम छोटी छोटी चीजों को डिस्कवर कर सकते हैं। ठीक है, और यहां पर अब आगे का पार्ट हम अगले वीडियो लेक्चर में देखेंगे, लेकिन जो छोटे से पार्ट हैं जो अगले वीडियो लेक्चर में काम आना है उसको देख लेते हैं। और वो क्या है, वो ये है कि अब हम कह सकते हैं कि आई डॉट आई, अगर मुझे ये करना है, और ये काम आप करोगे, मैं तो यहां सिर्फ दिखा रहा हूं। ठीक है, आई डॉट आई यानी कि एक यूनिट वेक्टर इस डायरेक्शन में, एक और यूनिट वेक्टर इस डायरेक्शन में, डॉट का मतलब पैरेलल मल्टीप्लिकेशन, और ये दोनों तो पैरेलल हैं। ठीक है, तो आई डॉट आई, अब ये तो स्केलर रिजल्ट है, तो जवाब में आप सिर्फ क्वांटिटी लिखोगे। ठीक है, तो 1 × 1 इज 1। ठीक है, और एंगल कितना होगा इन दोनों के बीच में, 0, तो cos 0 की वैल्यू क्या होती है, 1, तो जवाब आया 1। बट आई डॉट जे, यानी आई यूनिट वेक्टर इधर, जे यूनिट वेक्टर इधर, ठीक है, इनके बीच में एंगल कितना, 90 डिग्री, तो 1 × 1 × cos 90 डिग्री, cos 90 तो 0 होता है, तो 0। चलो आई क्रॉस आई, आई क्रॉस आई, अब आई इधर है आई इधर है। ठीक है, दोनों के दोनों क्या है, यहां पर पैरेलल है, पैरेलल में जवाब क्या आएगा, 0 आएगा, क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं। ठीक है, बट अब स्टिल समीकरण तो हमने कुदरत से ही खोजा है ना, तो इसका इस्तेमाल करते हैं, 1 × 1 × sin 0, तो जवाब क्या आया, 0। ठीक है, अब यहां पर आई क्रॉस जे, ठीक है, आई क्रॉस जे, तो आई इधर जे इधर, और एंगल क्या है, 90 डिग्री है, तो 1 × 1 × sin 90, ये जवाब क्या आया, 1 आया। आई क्रॉस जे 1 आया, लेकिन यहां पर सिर्फ आपको मैग्नीट्यूड नहीं लिखना है, आपको डायरेक्शन भी बतानी है, क्योंकि हम अभी खोज चुके हैं कि क्रॉस प्रोडक्ट से आपको मिलता है एक वेक्टर रिजल्ट। तो इसकी दिशा क्या दोगे, एक्सिस ऑफ रोटेशन को दिशा की तरह रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन हम क्या लेंगे कि हम पहले आई डॉट आई क्रॉस की है, आई क्रॉस जे क्या आया, के कैप। ठीक है, वही अगर जे क्रॉस आई होता, जे क्रॉस आई होता जे कैप आई कैप। ठीक है, डायरेक्शन 90 डिग्री, तो यहां पर 1 साइन, ठीक है, 90 डिग्री आता। ठीक है, साइन क्या आता, 90 डिग्री आता। लेकिन पहले क्या है, जे में किया, आई की दिशा कहां है, इधर है, आई इधर फोकस कर रहा है, जे क्रॉस आई कहां आया, माइनस के कैप। ठीक है, तो ये जवाब आ जाएगा 1 - के कैप। ठीक है, माइनस के कैप, लो भैया, अरे यहां पे हटाओ, ऐसे लो, रिजल्ट आ गया। सारे रिजल्ट आप खुद बना सकते हो। अब बारी आती है बोनस की, वीडियो लंबी हो गई है और मैं अब यहां बोनस दे रहा हूं। ठीक है, अब बारी आती है बोनस की, और वो बोनस ये है, डायरेक्शंस ऑफ स्केलर। ठीक है, क्या है, डायरेक्शंस ऑफ स्केलर। अब ये क्या नई बला आ गई भाई, स्केलर में तो कोई डायरेक्शन होती ही नहीं है। यस, यू आर एब्सोल्युटली राइट। ठीक है, हम स्केलर में कोई डायरेक्शन नहीं होती है, बट ये बोनस मैं इसलिए दे रहा हूं ताकि भविष्य में आपको साइन कन्वेंशन जैसी चीजें रट्टा ना मारनी पड़े, ताकि आप लॉजिक को समझो। हम लोग भविष्य में थोड़े टाइम बाद पॉजिटिव वर्क डन, नेगेटिव वर्क डन सुनेंगे। वर्क तो स्केलर है, अभी तो हम इतनी देर से स्केलर ही ले रहे थे, तो नेगेटिव वर्क कैसे हो सकता है। तो यहां पर एक बात समझना कि स्केलर कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, स्केलर कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। वेयर एज चेंज इन स्केलर क्वांटिटी, चेंज इन स्केलर क्वांटिटी पॉजिटिव नेगेटिव होते हैं, और इस पॉजिटिव नेगेटिव का अपना एक सिग्निफिकेंस होता है, और हम इसको साइन कन्वेंशन बोल के याद करते हैं, जो कि हमें नहीं करना है। हमें तो अपनी समझ डेवलप करनी है। एक बकेट है, उसके अंदर पानी है। ठीक है, इस पानी के अंदर जो पानी है वो मास है, तो मास स्केलर क्वांटिटी होता है। आपका जो मास होगा और यहां पे इवेपोरेशन हो रही है,
ठीक है, तो इनिशियल मास जो होगा और फाइनल मास जो होगा, इन दोनों की वैल्यू पॉजिटिव ही तो होगी। मास कभी नेगेटिव हो सकता है? नहीं। स्केलर क्वांटिटी कभी नेगेटिव हो सकती है? नहीं। लेकिन चेंज इन मास को यदि आप देखोगे तो वो आएगा एम एफ माइनस एम आई, जहां पर एम एफ जो है वो लेस देन एम आई है, तो ये जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। ठीक है, वेयर एज इवेपोरेशन ना होकर यदि इसे बारिश में रख दें तो वहां पर क्या हो जाएगा? एम एफ विल बी ग्रेटर देन एम आई, तो उस केस में ये रिजल्ट पॉजिटिव आएगा। और यहां से हमें क्या देखने को मिल रहा है कि चेंज इन क्वांटिटी कैन बी पॉजिटिव एंड नेगेटिव, जो कि फिर आप थर्मोडाइनमिक्स में साइन कन्वेंशन याद करते हो कि डेल्टा एच इस केस में पॉजिटिव लोगे, डेल्टा यू इस केस में पॉजिटिव मानोगे। ऑन द सिस्टम बाय द सिस्टम, क्या नौटंकी है? समझ कितनी आसान है। ऑब्जर्व करो, ज्ञान हासिल करो, काम खत्म। पढ़ाई एक्चुअली में बहुत आसान है। हमने उसको चीजें पर डेफिनेशन, फॉर्मूला रटना, टिप्स एंड ट्रिक्स के चक्कर में बहुत मुश्किल बना दिया है। वो है बड़ी आसान। तो अब देखो, ये प्लस माइनस सिर्फ ये मत देखो कि चेंज इन रिजल्ट पॉजिटिव नेगेटिव आ रहा है, सोचना सीखो। यदि ये बाल्टी एक सिस्टम है तो सिस्टम से जब क्वांटिटी गई तो नेगेटिव आया, लेकिन सिस्टम में जब क्वांटिटी आई तो ये पॉजिटिव आया। सोचने वाली बात है ना। जाना नेगेटिव, आना पॉजिटिव। किसके पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हो? जाना नेगेटिव, आना पॉजिटिव। ठीक है, तो यहां पर स्केलर की जो डायरेक्शन है ना, ये इसका मतलब ये नहीं कि ये दिशा वो दिशा, यहां पे डायरेक्शन इस रेफरेंस में आ रही है, जाना और आना। ठीक है, आपके पास 10 रुपीज है, आपने 3 रुपए की टॉफी खरीदी, तो 3 रुपए गए, तो 7 माइनस 10 माइनस 3 होगा, यानी कि 3 रुपए जाना रिप्रेजेंट हो रहा है। आपके पास 10 रुपए हैं, आपको किसी ने आपको 5 रुपए का सिक्का कहीं मिल गया मान लो, तो 5 रुपए आए, तो 15 माइनस 10 प्लस 5 आने को रिप्रेजेंट कर रहा है, और इसी को कहते हैं डायरेक्शन ऑफ स्केलर। जो डायरेक्शन क्या है? जाना और आना। यदि चेंज नेगेटिव है तो जा रहा है, चेंज पॉजिटिव है तो आ रहा है। यही है डायरेक्शन ऑफ स्केलर। और यहां पे फाइनल कंक्लूजन कि हम लोगों ने देखो कितनी चीजें जानी, और यहां पर आगे का जितना भी है, प्रोडक्ट कैसे करना है, क्या करना है, वो अगली वीडियो में हम लोग देखेंगे ही। लेकिन स्केलर प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट, ये हमने कैसे खोजे, इनको डॉट और क्रॉस क्यों बताया, और वेक्टर प्रोडक्ट में जो वेक्टर निकल कर आता है उसकी डायरेक्शन कैसे खोजनी है, ये बात हम लोगों ने जानी। और इसी के साथ ये वीडियो लेक्चर आप लोगों के लिए बहुत बड़े बेस का काम करेगा। ठीक है, आगे की पूरी जर्नी के लिए, जो आपकी पढ़ाई को 2 + 2 = 4 जितना ही आसान बनाएगा। इसलिए ये वीडियो, आई नो ये वीडियो लंबी है, ठीक है, बट मैं इसको काट नहीं सकता था। आप देख के ही समझ गए होगे यदि आपने यहां तक वीडियो देखी होगी तो। ठीक है, तो काट के नहीं समझाया जा सकता था, एक बार में ही समझाना था, क्योंकि सारी ऑब्जर्वेशन है। और इस ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे हम समझ गए कि हम क्यों डॉट प्रोडक्ट में दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई कॉस थीटा करते हैं, और क्रॉस प्रोडक्ट में मल्टीप्लाई साइन थीटा करते हैं मैग्नीट्यूड के साथ। ठीक है, और इनका संदर्भ क्या है और हमने इसको कैसे खोजा। अब हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट को देखेंगे, बड़े आसानी से कर लेंगे। अगली वीडियो बहुत हल्की सी वीडियो होगी, क्योंकि यहाँ का ज्ञान वहां पे अप्लाई करके बस 4 परिस्थितियां देखनी है, काम अपने आप हो जाएगा। सो इस वीडियो लेक्चर को यहाँ एंड करते हैं, और मैं आप लोगों से दरख्वास्त करूंगा कि यदि आपको लग रहा है कि इस स्टेम वेदास चैनल के माध्यम से और एप्लीकेशन के माध्यम से राइट एजुकेशन इस नेशन में पोर्ट्रे हो सकती है, तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा लोगों को यहाँ आने को बोलिए। आई नो कोर्स अभी कंप्लीट नहीं है, बट द थिंग इज कि जितना भी कंप्लीट है वो आपको राइट डायरेक्शन में गाइड करने के लिए सफिशियंट है, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन यदि मेरे लेक्चर्स के द्वारा ऐसा आपको भी लग रहा है तो प्लीज अपने दोस्तों को यहाँ लेकर आओ, क्योंकि आज कंप्लीट नहीं है लेकिन एक दिन तो कंप्लीट हो ही जाएगा ना। और ये चीज सिर्फ 11वीं 12वीं में पढ़ने के लिए नहीं है, ये वो ज्ञान है जो हमें रखना है। स्टेम वेदास एक कोचिंग नहीं है, बल्कि एक लाइब्रेरी है, जहां पर राइट एजुकेशन को राइट ऑर्डर में और राइट प्लेसमेंट के साथ आप लोगों को परोसा जाएगा। और इसके जरिए, इस लाइब्रेरी के जरिए आप ज्ञान लोगे। इवन दो आपने कोई कोचिंग ज्वाइन कर रखी हो, बट ये एक वीडियो बुक की तरह है, एक लाइब्रेरी की तरह है, जिसके जरिए आप राइट इंफॉर्मेशन ग्रैब कर सकते हो घर बैठे बैठे। सो इस वीडियो लेक्चर को यहां एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।